हेलो स्टूडेंट्स, देखो आज हम लोग चैप्टर 8 शुरू कर रहे हैं एससी वर्मा वॉल्यूम 1 का। लास्ट क्लास में हम लोगों ने वो सर्कुलर मोशन का पूरा कर लिया था। ठीक है, इसी तरह से फोर्सेस का टॉपिक ओवर हो गया आपका। ठीक है, इसमें एक और फोर्स आगे पढ़ेंगे हम लोग, दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स। लेकिन उसमें चूंकि वर्क एनर्जी वगैरह का भी यूज होता है, इसलिए उसको अभी नहीं पढ़ते हैं हम लोग। उसको हम लोग सीधे रोटेशन के बाद ही पढ़ेंगे। ठीक है, क्योंकि उसमें इन सब चीज़ों का यूज होगा। तो ग्रेविटेशनल फोर्स छोड़ के बाकी सारे फोर्सेज जो 10+2 लेवल तक पढ़ते हैं वो सारा हम लोग मैकेनिक्स में पढ़ लिया है। ठीक है, अब एक नया सेगमेंट है। फोर्सेज एक सेगमेंट होता है, दूसरा सेगमेंट कंजर्वेशन लॉज का होता है। तो कंजर्वेशन लॉज तो नेक्स्ट चैप्टर में आपका है, लेकिन उसके पहले वर्क एनर्जी का भी आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। एनर्जी आपको पता होना चाहिए, तभी ना एनर्जी कंजर्वेशन पढ़ेंगे आप। ठीक है, तो आज वर्क एनर्जी का जो चैप्टर है एससी वॉल्यूम 1 का, उसका हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो पहले सॉल्व एग्जाम्पल करते हैं हम लोग। सॉल्व एग्जाम्पल आई थिंक पता नहीं 13-14 एग्जाम्पल है सॉल्व एग्जाम्पल, वो कर लेते हैं। उसके बाद ऑब्जेक्टिव 1, उसका ऑब्जेक्टिव 2 और फिर एक्सरसाइज। एक्सरसाइज में इसमें ज़्यादा क्वेश्चन है, इसमें 64 क्वेश्चन है, तो वो मतलब 7 लेक्चर में होगा ये। ठीक है, कोई नहीं, चलो करते हैं एक एक करके, है ना। 10-10 क्वेश्चन का सेट बना के किया जाएगा। तो लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर 8 सॉल्व एग्जाम्पल एससी वॉल्यूम 1। क्वेश्चन 1 शुरू का क्वेश्चन सा इजी ही रहता है, जैसा कि आप जानते ही हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम लोग। द पोर्टर लिफ्ट ए सूटकेस वेइंग 20 kg फ्रॉम द प्लेटफॉर्म। पोर्टर मतलब होता है कुली, जिसको हम लोग कुली बोलते हैं, जो सामान ढोता है बंदा लोग स्टेशन पे। वो बहुत देखो बढ़िया काम होता है, पैसा जरूर देते हैं आप, लेकिन पैसा दे के भी ढो रहा है तो बहुत बड़ा काम है, क्योंकि आप ढो नहीं पाएंगे भारी सामान। ठीक है, तो पोर्टर मतलब होता है कुली। हम लोग तो बिहार में कुली ही जानते थे, यहाँ पोर्टर लोग बोलता है। पोर्टर लिफ्ट ए सूटकेस वेइंग 20 kg। पोर्टर जो है 20 kg का सूटकेस उठाता है। सूटकेस प्लेटफॉर्म पर रखा होगा, उसको उठाएगा 20 kg। ठीक है, 20 kg का सूटकेस है। फ्रॉम द प्लेटफॉर्म एंड पुट इट ऑन द हेड 2 मीटर अबव द प्लेटफॉर्म। मतलब उसका हाइट जो पोर्टर का है वो 2 मीटर है। उसको प्लेटफॉर्म से उठा के अब माथे पे रख रहा है। ठीक है, 20 kg का सामान प्लेटफॉर्म से उठा के माथे पे रख रहा है। ठीक है, तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करवाया सूटकेस को? 2 मीटर मान के चल रहे हैं हम लोग। 2 मीटर मतलब सेंटर ऑफ मास वगैरह देखोगे तो 2 मीटर से थोड़ा कम होगा, लेकिन ठीक है, चलो अज्यूम करो सूटकेस को हम लोग पॉइंट मास की तरह ट्रीट कर ले। ठीक है, क्योंकि सूटकेस का साइज तो कुछ दिया नहीं है। तो पोर्टर इज लिफ्टिंग द सूटकेस फ्रॉम द प्लेटफॉर्म टू हिज हेड। प्लेटफॉर्म का जो सरफेस है जिस पर वो खड़ा है, वहां से उठा के अपने सिर पे रख रहा है। ठीक है, ओके। कैलकुलेट द वर्क डन बाय पोर्टर ऑन दिस सूटकेस। देखो यहाँ पे हम लोग अज्यूम करते हैं कि जब पोर्टर सूटकेस उठा रहा है तो वो द फोर्स विच इज अप्लाइंग इज इक्वल टू mg। मतलब वो पोर्टर को सूटकेस को जस्ट उठा रहा है, सूटकेस को एक्सेलरेट नहीं कर रहा है। एक्सेलरेट करने के लिए जो उसको फोर्स लगाना पड़ेगा वो उसके वजन से ज़्यादा लगाना पड़ेगा, लेकिन वो नहीं कर रहा है। हम अज्यूम कर रहे हैं कि वो सूटकेस को बस आहिस्ता से ऐसे उठा रहा है, ही जस्ट लिफ्टिंग द सूटकेस। तो जस्ट लिफ्टिंग द सूटकेस होगा तो कितना फोर्स लगाना पड़ेगा? सूटकेस के वजन के बराबर। इफ ही इज नॉट लिफ्टिंग द सूटकेस विथ एन एक्सेलरेशन, मतलब सूटकेस में कोई वेलोसिटी डेवलप नहीं कर रहा है, ही इज जस्ट लिफ्टिंग द सूटकेस फ्रॉम द प्लेटफॉर्म। वो सूटकेस को बस प्लेटफॉर्म से जस्ट लिफ्ट कर रहा है। जस्ट लिफ्टिंग मतलब लिफ्टिंग विदाउट एनी एक्सेलरेशन। ठीक है, एंड ही इज पुटिंग ऑन हिज हेड, ही इज पुटिंग ऑन हिज हेड। तो उस केस में इफ ही इज जस्ट लिफ्टिंग द सूटकेस फ्रॉम द प्लेटफॉर्म, हाउ मच फोर्स ही विल बी अप्लाइंग? कितना फोर्स अप्लाई करेगा? सूटकेस के वजन के बराबर, तभी सूटकेस ऊपर जाएगा ना। ठीक है, सूटकेस को जो प्लेटफॉर्म से है, प्लेटफॉर्म से ऊपर उसके माथे तक ले जाना है उसको, तो उस पर जो फोर्स लगाएगा बंदा जो है, इसको ड्रा कर देते हैं डायग्राम आपको। ये मान लो कुली है, ठीक है, ये आपका यहाँ पे प्लेटफॉर्म पे खड़ा है और ये सूटकेस है। ठीक है, अब यहाँ से इसको जो है लिफ्ट करके अपने सिर पे रख रहा है। ठीक है, तो ये हाइट जो दिया हुआ है आपको, 2 मीटर का हाइट दिया हुआ है। ठीक है, अब इसको लिफ्ट करना है तो इस पर कितना फोर्स लगाएगा? सूटकेस पे ऑलरेडी जो है, मान लो ये सूटकेस है,
उस पर ऑलरेडी एक फोर्स अर्थ लगा रहा है 20 × G। तो इसको अगर आपको लिफ्ट करना है तो द मिनिमम फोर्स यू शुड अप्लाई FEXT is the force applied by the porter is equal to how much? It should be 20 G. Only then it will be in equilibrium and porter will be able to just lift the suitcase. Right? He will just lift the suitcase. ठीक है, और उसको सिर पे रख लेगा। ठीक है, ये डिस्टेंस बहुत ज़्यादा हम मान कर नहीं चल रहे क्योंकि सूटकेस यहीं पे होगा ना, ऐसे जस्ट उठाएगा। ठीक है, तो वर्टिकल हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को कवर नहीं करेगा। तो in order to just lift the suitcase, the minimum force he will apply is 20 G. The minimum force he will apply is 20 G. And the distance covered is 2 meters. So work done will be what? FEXT, distance जो है वो फोर्स के डायरेक्शन में ही है, तो डॉट प्रोडक्ट लेने का कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 20 G × 2, मतलब 40 G। G का वैल्यू पुट कर लो, 9.8, 4 × 8 = 32 और 4 × 9 = 36, 39। इतना वर्क डन हो जाएगा। This will be the work done by the porter, and work done by porter will be stored as gravitational potential energy in the suitcase. जो चूंकि पोर्टर इस पे पॉजिटिव वर्क कर रहा है, सूटकेस एक सिस्टम है और उस सिस्टम पे एक एक्सटर्नल एजेंसी, पोर्टर इज काइंड ऑफ एक्सटर्नल एजेंसी। अगर सूटकेस को हम सिस्टम मान लें तो इस पे एक पॉजिटिव वर्क हो रहा है, तो वो जो वर्क पोर्टर करेगा उतना एनर्जी उसका बॉडी से वो लूज कर जाएगा। देखो, वर्क इज व्हाट? वर्क इज अ काइंड ऑफ इंटरैक्शन बिटवीन टू सिस्टम वेयर देयर इज अ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। पोर्टर एक सिस्टम है और सूटकेस दूसरा सिस्टम है। सो वर्क डन इज नथिंग बट इट्स अ काइंड ऑफ mechanism where the energy get transferred from one system to other system. तो 392 जो जूल है वो एनर्जी पोर्टर लूज करेगा। ठीक है, पोर्टर लूज करेगा और वो एनर्जी जो है सूटकेस वाला सिस्टम में ट्रांसफर हो जाएगा। तो सूटकेस जो है उसमें एनर्जी इंक्रीज करे, उसका ग्रेविटेशनल पी विल इंक्रीज बाय दिस वैल्यू। ग्रेविटेशनल पी जो है सूटकेस का 392 जूल बढ़ जाएगा, क्योंकि पोर्टर एनर्जी, पोर्टर इज डूइंग वर्क। जब भी कोई आदमी वर्क करता है सो ही हैज टू यूटिलाइज हिज एनर्जी। तभी हम लोग कहते हैं एनर्जी इज एबिलिटी टू डू वर्क। इफ यू पोजेस एनर्जी यू कैन डू वर्क, इफ यू डोंट पोजेस एनर्जी यू कैन डू वर्क। तो पोर्टर के पास एनर्जी है तो वो उस एनर्जी को यूटिलाइज करके वर्क कर रहा है। वर्क इज ऑलवेज डन बाय डिंट ऑफ सर्टेन एनर्जी, राइट। वर्क जो है वो हमेशा ही, वर्क के लिए जो मिनिमम जो क्राइटेरिया है, यू शुड हैव एनर्जी इन ऑर्डर टू डू वर्क। तभी एनर्जी को देखो डिफाइन करते हैं, एनर्जी इज एबिलिटी टू डू वर्क। ठीक है, सो पोर्टर पोजेसिंग एनर्जी, ही हैज ईटन लॉट्स ऑफ फूड, सो ही पोजेस एनर्जी, ही हैज गुड मस्कुलर बॉडी, right? So he possesses energy and he use that energy in order to do work, and for that he charge you money, right? He charge you money for that. So porter is using his energy, 392 joule of energy, which comes out from his body and get transferred to the suitcase. ठीक है, तभी देखो सूटकेस पोर्टर एनर्जी लूज किया और सूटकेस का एनर्जी, सूटकेस जो एनर्जी गेन किया, वो एनर्जी गेन किस फॉर्म में किया? ग्रेविटेशनल पी के फॉर्म में किया। तो दूसरा तरीका इसको करने का ये भी है कि आप इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सूटकेस निकाल लो, है ना। आप वर्क डन बाय पोर्टर निकालना चाहते हैं तो आप जस्ट यू फाइंड आउट व्हाट इज द इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सूटकेस, राइट। इनिशियली अगर एनर्जी हम 0 मानते हैं तो फाइनली द सूटकेस विल हैव दिस अमाउंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी mgh। mgh इज द अमाउंट ऑफ इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी। अमाउंट ऑफ, अगर इंक्रीज बोलो और अगर मान लो सरफेस पोटेंशियल को 0 मानते हो तो आप कह सकते हो दिस इज द अमाउंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सूटकेस व्हेन ही पुट इट ऑन हिज हेड, व्हेन ही पुट इट ऑन हिज हेड, राइट। आई होप यू अंडरस्टैंड। क्वेश्चन तो देखो, क्वेश्चन एक माध्यम है मतलब फिजिक्स को डिस्कस करने का। तो वर्क इज अ काइंड ऑफ मैकेनिज्म वेयर surrounding does work on the system and that work is positive, then the amount of energy possessed by the system increases. ठीक है, वर्क एक मैकेनिज्म है जहाँ दो एजेंसी, दो सिस्टम के बीच में एनर्जी का ट्रांसफर होता है। ठीक है, ओके, एक आदमी वर्क करेगा, दूसरे पे वर्क होगा।
तो यहाँ पे जो पोर्टर है वो सूटकेस के ऊपर वर्क कर रहा है, पॉजिटिव वर्क कर रहा है, तो उतना एनर्जी उसके बॉडी से निकल के सूटकेस के पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में अपीयर हो जाएगा। एनर्जी कभी बर्बाद नहीं होगा, ध्यान दीजिए, ठीक है। ओके, आई थिंक द आंसर वुड बी करेक्ट। ये देखिए, द एलिवेटर वेइंग 500 kg इज to be lifted up at a constant velocity of 0.20 meter per second. What would be the minimum horsepower of motor to be used? देखिए, if you want to lift the elevator, the minimum force you must apply is equal to the weight of elevator, and since you want to lift it at a constant velocity, so you don't need to accelerate it, so the minimum force, the force which you must apply must be equal to its weight. Again, the motor must lift the elevator with this force, only then it will move with constant velocity. Acceleration चूंकि नहीं है एलिवेटर में, acceleration नहीं प्रोड्यूस करना हम लोग को, तो हम लोग को जो फोर्स लगाना पड़ेगा, जैसे एलिवेटर पे ऑलरेडी एक ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, that is equal to its weight, right? That is equal to its weight. So the minimum force, the force you must apply in order to lift it, Fext, must be equal to its weight. And if you want to lift it with acceleration, then Fext must be greater than 500 G. उस केस में नेट फोर्स इन अपवर्ड डायरेक्शन डेवलप करना पड़ेगा ना। अभी तो जस्ट लिफ्टिंग कर रहे हैं, यू आर लिफ्टिंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी, यू डोंट नीड टू एक्सेलरेट इट, you don't need to accelerate it. A is 0, velocity is 0.20 meter per second, constant velocity. Okay. So your Fext, the force applied by the motor, has to be equal to 500 G, right? And the power होता है F dot V, क्योंकि फोर्स और वेलोसिटी का डायरेक्शन सेम है, फोर्स ऊपर लगाएगा, उसका मोटर जो होता है, मोटर से मतलब पुली के थ्रू रस्सी निकलता है, वो केबल जो है लिफ्ट को पुल करता है, से इधर मोटर होता है, ठीक है, उसमें केबल होता है बहुत सारा, ये केबल ऐसे होता है, तो ये टेंशन इन द केबल शुड बी इक्वल टू इट्स वेट, ओनली देन इट कैन लिफ्ट। तो फोर्स विच इज अप्लाइड बाय द मोटर इज 500 G इन अपवर्ड डायरेक्शन थ्रू द केबल, केबल का टेंशन अपवर्ड डायरेक्शन में होगा, ठीक है, और वेलोसिटी भी उसी डायरेक्शन में है, सो F डॉट V इज नथिंग बट FV, फोर्स और वेलोसिटी सेम डायरेक्शन में है, सो F विच इज द मोटर इज अप्लाइंग इज 500 G एंड 0.20 इज द स्पीड, 0.20 इज द स्पीड, राइट। अब हॉर्स पावर देखो, 1 हॉर्स पावर में 746 वाट होता है, ये तो वाट में आ गया ना आंसर आपका, ठीक है, 746 या 740 ले लो, 746 वाट, 750 ही लोग लेता है, 746 ऐसे ज़्यादा करेक्ट है, ठीक है। तो मिनिमम हॉर्स पावर जो होगा, मोटर का रेटिंग हॉर्स पावर में होता है, ठीक है, तो हॉर्स पावर में कन्वर्ट कर दो इसको, 500 इंटू 9.8 इंटू 0.20 अपॉन 746, कितना आ जाएगा हॉर्स पावर, कैलकुलेट करके बता दें। पाँच सौ गुने 9.8 गुने 0.2 भागा 1.31, 1.31 का मोटर तो नहीं आता है मार्केट में, तो उसको 1.5 HP का मोटर लेना पड़ेगा, 1.5 HP का आता है, 1 HP का आता है, ठीक है, 1.5 HP का भी हम श्योर नहीं है, 2 HP का तो आता है, 1 HP का आता है, आधा HP का भी आता है, 1.5 HP का भी आता होगा किसी कंपनी का, ठीक है, 1.5 HP का मोटर लगाना पड़ेगा इसको। 1.3 HP आंसर आ रहा है, बट 1.3 HP का नहीं, मोटर अवेलेबल नहीं होता ना, मोटर स्टैंडर्ड वाटेज में आता है मार्केट में, मतलब ऐसा नहीं कि आप कुछ भी कैलकुलेट कर लेंगे, मार्केट में चले जाएंगे हमको 1.3 HP का दे दो, 1.3 HP का आई डोंट थिंक कि मोटर इज अवेलेबल। तो मिनिमम जो लगाना पड़ेगा, तो इसको अगर किसी इंजीनियर से पूछेगा तो कहेगा कि
1.5 HP का मोटर लगेगा। और फिजिक्स वाले से पूछेगा तो कहेगा कि 1.3 HP का लगेगा, है ना, यही अंतर है। फिजिक्स का लोग इस पर नहीं ध्यान देता है कि कितने HP का आता है, ठीक है, और इंजीनियरिंग का लोग देखेगा कि मतलब इतने HP का आता भी है कि नहीं आता है, ठीक है। ओके, ठीक है, पिछला आंसर भी सही था, 392 जूल, 390 लिखा है, ठीक है। ओके, सो यू नीड 1.5 HP मोटर, 1.3 HP मोटर, ठीक है। ओके, सो लेट्स डू दिस। थर्ड क्वेश्चन है, a block of mass 2 kg is pulled up on a smooth incline of angle 30 degree with the horizontal. A block of mass 2 kg is pulled up on a smooth incline of angle 30 degree with horizontal. If the block moves with an acceleration of 1 meter per second square, find the power delivered by pulling force at the time 4 seconds after the motion starts. What is the average power delivered during 4 seconds after the motion starts? एक तो पूछा इंस्टेंटेनियस पावर, 4 सेकंड पे कितना पावर जो है डिलीवर किया जा रहा है, मतलब कोई एजेंसी होगा जो उसको पुल कर रहा है, तो वो एजेंसी कितना पावर डिलीवर कर रहा है, कितना पावर वर्क डन पर सेकंड क्या है उस टाइम पे, ठीक है। पहले डायग्राम ड्रा करो। ये आपका ये 30 डिग्री है और एक ब्लॉक रखा हुआ है, ब्लॉक ऑफ मास 2 kg, ठीक, पुल्ड अप ऑन ए स्मूथ इंक्लाइन, इसको हम लोग पुल कर रहे हैं, ऊपर की डायरेक्शन में लेके जा रहे हैं ना। सपोज यू आर पुलिंग विथ ए फोर्स F, यू आर पुलिंग विथ फोर्स F, ठीक है, और हम लोग पुल कर रहे, जस्ट पुल नहीं कर रहा, वी आर पुलिंग इट विथ एक्सेलरेशन, वी आर पुलिंग इट विथ एन एक्सेलरेशन, ठीक है। इस पे एक और फोर्स लग रहा है, दैट इज mg, और एक फोर्स लग रहा है नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है, एक फोर्स लग रहा है नॉर्मल रिएक्शन। हम लोग इस डायरेक्शन में अगर हम लोग कोऑर्डिनेट सिस्टम ड्रा कर दें, सो देयर इज नो एक्सेलरेशन इन वाई डायरेक्शन, but you have acceleration of 1 meter per second in x direction. तो y डायरेक्शन में कोई acceleration नहीं है, so net force in y direction will be 0 and minus mg cos 30 would be 0. कोई फ्रिक्शन नहीं है, स्मूथ इंक्लाइन है, कोई फ्रिक्शन फोर्स नहीं है, but net force in x direction has to be equal to mass into acceleration, mg sin 30, and that is equal to mass into acceleration. उधर एक्सेलरेट कर रहा है, x डायरेक्शन में एक्सेलरेट कर रहा है, x डायरेक्शन में एक्सेलरेट कर रहा है। तो the force which you must apply in order to achieve this acceleration is going to be mg sin 30 plus ma। ये निकाल लो क्या वैल्यू है, 2 kg मास है और वो क्या ले लें, जी का वैल्यू कुछ नहीं दिया है तो 9.8 लो, ठीक है, कुछ नहीं दे रखा है तो 9.8 लीजिए। और अगर 10 मीटर पर सेकंड दिया हुआ है ना, लिखा यूज जी इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड, तब आप जी 10 लो, और कुछ नहीं दिया है तो 9.8 लीजिए, ठीक है, ध्यान रखिए इस चीज को। और एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकंड है, तो कितना आ जाएगा, 2 कट गया, ये हो जाएगा 9.8 प्लस 2, 11.8 न्यूटन फोर्स लगाना पड़ेगा तुमको। अगर आप 1 मीटर पर सेकंड एक्सेलरेशन से पुल करना चाहते हैं तो 11.8 न्यूटन फोर्स आपको लगाना पड़ेगा। You have to apply a force of 11.8 Newton. Then the body will accelerate at 1 meter per second. Body will accelerate at 1 meter per second. अच्छा, अब क्या पूछ रहा है, फाइंड द पावर डिलीवर्ड बाय द पुलिंग फोर्स, ये पुलिंग फोर्स है, which external agency is applying. इसको लिखना है पावर डिलीवर्ड बाय एक्सटर्नल एजेंसी,
पुलिंग फोर्स इज अ वे ऑफ अचीविंग दैट पावर, ठीक है, बट चलो कोई नहीं. पावर डिलीवर्ड बाय द पुलिंग फोर्स एट टाइम 4 सेकेंड. सी इंस्टेंटेनियस पावर at certain instant is given by F dot V. वेलोसिटी भी सेम डायरेक्शन में है, ठीक है. तो अगर एट t इक्वल टू 4 सेकेंड पूछ रहा है, इफ दे आर आस्किंग एट t इक्वल टू 4 सेकेंड, तो t इक्वल टू 4 सेकेंड में वेलोसिटी क्या हो जाएगा, u प्लस at. एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, और शुरू में मान लो इनिशियल वेलोसिटी 0 है सपोज करो, ठीक है. आफ्टर द मोशन स्टार्ट्स मतलब at t equal to 0 there was no velocity was 0. मोशन स्टार्ट होगा मतलब t equal to 0 पे कोई वेलोसिटी पोजेस नहीं कर रहा है. 1 मीटर पर सेकेंड एक्सेलरेशन हो गया, और 4 सेकेंड पे पूछा है तुमको, तो 4 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी हो गया तुम्हारा. 4 मीटर पर सेकेंड इज द वेलोसिटी. 4 मीटर पर सेकेंड इज द वेलोसिटी एट t equal to 4 सेकेंड. t equal to 4 सेकेंड. सो पावर डिलीवर्ड, फोर्स और वेलोसिटी का डायरेक्शन सेम है. मास इधर, बॉडी इधर जा रहा है, उधर ही उसी डायरेक्शन में फोर्स लगाया है आपने. तो एफ डॉट वी इज गोइंग टू बी एफ वी, ठीक है. तो एफ कितना लगा रहे हो, 11.8. अब वेलोसिटी क्या है, 4. तो कितना बन जाएगा, चलिए 32, 8 4 का 4 3 7 और 4 47.2 वाट. 47.2 वाट, ठीक. 47.2 वाट हो जाएगा. ओके. अब क्या पूछ रहा है, एवरेज पावर. एवरेज पावर देखो, किसी भी चीज का एवरेज हम निकालते हैं हम लोग ना. जैसे कोई क्वांटिटी मान लो तुमको x है, कोई भी क्वांटिटी इन जनरल हम बता रहे हैं तुमको, फिर उसको पावर में यूज कर लेंगे हम लोग. इन जनरल बता रहे हैं पहले, अब फिर पावर में हम लोग यूज कर लेंगे उसका. तो एवरेज का जो होता है, एवरेज ओवर टाइम पीरियड. सपोज A इज द फिजिकल क्वांटिटी, सपोज A इज एनी फिजिकल, हम इन जनरल बता रहे हैं, फिर हम लोग इसमें यूज करेंगे. इफ A इज सर्टेन फिजिकल क्वांटिटी and you want to find the time average of that physical quantity over a time period, ठीक है, then that is given by a dt upon dt. और टाइम मान लो t टाइम पीरियड पे you want to find the average over t equal to 0 to t equal to capital T, then this is the formula of average. This is the formula of average. तो अगर p average निकालना चाहते हो, ये जो ऐसा लगा ना लेस देन, अगर ये एवरेज का साइन होता है, ठीक है. मतलब पता नहीं 10+2 में यूज करते हैं लोग कि नहीं, बट दिस इज व्हाट वी नो. एवरेज मतलब ये होता है, ये जो होता है एवरेज का मतलब मीन एवरेज का सिंबल होता है, ठीक है, जो कि हम लोग यूज करते हैं. आई एम नॉट श्योर कि +2 लेवल पे इसको यूज करते हैं नहीं करते हैं, बट एनीवे यू कैन राइट दिस, है ना, पी एवरेज. आप ये लिख दो, ए भी तो लिख ही सकते हो ना, ये तो यूज होता ही है. और इफ यू विश यू कैन यूज दिस. सो दिस विल बी व्हाट, दिस विल बी इक्वल टू पी एवरेज, इधर लिख देते हैं, ठीक है, पी एवरेज, और यू कैन यूज दिस सिंबल, इज इक्वल टू पी डी टी अपॉन डी टी, 0 टी. अच्छा, अब P जो होता है देखो, इंस्टेंटेनियस पावर P इज गिवन बाय, आप इसको भी इंटीग्रेट करके कर सकते हो. ऐसे एक चीज और समझिए कि जो P है, P इज नथिंग बट dw by dt, और यू कैन से dw is P dt. Work done over a time period is simply the integral of the power over that time period. Work done from 0 to capital T is nothing but the integral of P over the time period. जिस टाइम पीरियड में आपको वर्क डन निकालना है, ठीक है, उस टाइम पीरियड में P को इंटीग्रेट कर देंगे तो वो वर्क डन आ जाता है. तो इसका मतलब ये हो जाएगा, दिस इज नथिंग बट दिस इज द वर्क डन ओवर दैट टाइम पीरियड अपॉन टोटल टाइम T, ठीक है.
तो टोटल वर्क डन कितना हो जाएगा? टोटल वर्क डन हो जाएगा 11.8 न्यूटन फोर्स लगा रहे हो तो वर्क डन क्या हो जाएगा? फोर्स इंटू डिस्टेंस, फोर्स और डिस्टेंस सेम डायरेक्शन में है, फोर्स जिधर है उधर ही डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, जिधर फोर्स लगा रहा है उधर ही डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो वर्क डन क्या हो जाएगा? आप कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे एक्स डायरेक्शन में? डिस्टेंस ट्रेवल वुड बी व्हाट? डिस्टेंस ट्रेवल वुड बी इक्वल टू 1/2 at स्क्वायर, ut इज 0, u इज 0, एक्सेलरेशन है ना, एक्सेलरेशन आपका 1 है और टाइम पे 4 है, 4 का 16, 8 मीटर दूरी तय किए हो, ठीक है। तो वर्क डन विल बी 11.8 इज द फोर्स व्हिच यू आर अप्लाइंग and 8 meter is the distance which you have traveled and total time is 4, so ये आ जाएगा 2 8 16 अगर 22 21, ये हो जाएगा जी, ये एवरेज पावर हो जाएगा, ये एवरेज पावर हो जाएगा। ये इंस्टेंटेनियस पावर है, मतलब 4 सेकंड पे, और शुरू में तो पावर कम डिलीवर कर रहा है ना, वेलोसिटी कम था, तो एवरेज पावर ये बनेगा, एवरेज पावर ये बनेगा। बस समझ में आ रहा है जी? एवरेज पावर, सॉरी कैलकुलेटर आंसर मैच करना, ठीक है। एवरेज पावर डिलीवर्ड इज दिस, एवरेज पावर डिलीवर्ड इज दिस। ठीक है, 47.2, ठीक है। चाहो तो तुम ऐसे भी कर सकते हो, अगर ऐसा नहीं करना चाहते हो तो इंस्टेंटेनियस पावर एज ए फंक्शन ऑफ टाइम निकाल लो, आप इंस्टेंटेनियस पावर एज ए फंक्शन ऑफ टाइम निकाल लो। इंस्टेंटेनियस पावर एज ए फंक्शन ऑफ टाइम विल बी व्हाट? Instantaneous power F dot V, and F and V is lying in same direction. F and V is lying in same direction. So it will be FV. F is 11.8 and velocity is what? 80. V equals to U plus 80. So U is 0, A is 1 and T is T. ठीक है, यही हो जाएगा ना, this is 80 and A is 1, so V is T. V is T, right? So you can see it is 11.8 T. आप चाहो तो इसको इंटीग्रेट कर लो, 11.8 T dt, एंड ये टाइम पीरियड क्या है? 0 to 4 है, और 0 to 4 इसको इंटीग्रेट करो, dt इंटीग्रेटेड विल बी t, एंड t का लिमिट पुट करोगे 0 to 4 तो 4 ही आ जाएगा। यहाँ से भी हो जाएगा 11.8, इसका इंटीग्रल t स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, एंड यू पुट द लिमिट, सेम आंसर आएगा, समझ लो ना, सेम आंसर आ जाएगा। 23.6 आया था ना, इसमें भी आ जाएगा, करके देख सकते हो चाहो तो। ठीक है, जैसे कर लो। हम लोग पीछे क्या किए थे कि इसका हम लोग फिजिकल मीनिंग को यूज किए थे, पावर इंटीग्रेटर ओवर ए टाइम इंटरवल विल बी इक्वल टू वर्क डन ओवर द टाइम इंटरवल, वर्क डन ओवर द टाइम इंटरवल। वर्क डन जो है इंटरवल कॉन्सेप्ट है, पावर जो है इंस्टेंटेनियस कॉन्सेप्ट है, मतलब we define power at certain time and we define work over a interval, we define work over a interval, इंटीग्रल होता ही है ओवर ए इंटरवल, और डेरिवेटिव हमेशा ही पॉइंट पे डिफाइन होता है, मतलब डेरिवेटिव जो है पावर डेरिवेटिव हो गया ना dw by dt, तो डेरिवेटिव इज ऑलवेज डिफाइन एट ए पॉइंट, कि इस पॉइंट पे क्या डेरिवेटिव है, व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन एट दिस पॉइंट, एंड इंटीग्रल इज डिफाइंड ओवर ए इंटरवल, वी नेवर डिफाइन इंटीग्रल एट ए पॉइंट, ठीक है। So P dt integral is work done over this time interval capital T, ठीक। So you do it anyway, fine। ये देखिए क्या बोला है, the force F, you are given F as a function of x, act on the particle in x direction, where F is in Newton and x is in meter, work done by this force during the displacement 0 to x। देखिए work done
वर्क डन W is given by this. ज्यादा हाई फाई तो नहीं हो रहा, देखो इन जनरल बताता. If you have a body, right, body here, and you have a person who want to take this body from say initial point I to say final point F along this curve. If you have a body of say mass m and external agency want to take this body from I to F along this curve C, वर्क डन जो है वो पाथ पे भी डिपेंड करता है. अगर इस कर्व के अलॉन्ग ले जाएगा तो अलग वर्क होगा, इस कर्व के अलॉन्ग अलग वर्क हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन द वेदर द फोर्स इज कंजर्वेटिव और नॉट. ठीक है, जो फोर्स इस पे लगा रहा है वो कंजर्वेटिव है या नहीं, ठीक है, उस पर डिपेंड करता है. तो वर्क डन इज पाथ डिपेंडेंट, पाथ डिपेंडेंट. सो वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंसी in taking the body from position I to F along the curve C is defined as this. थोड़ा सा हाई हो रहा है लेकिन बट ठीक है, अगर समझ पा रहे तो ठीक है, नहीं समझ पा रहे तब भी ठीक है. फाइनल जो एक्सप्रेशन लाएंगे वो आप रख लेना. ये लाइन इंटीग्रल कहलाता है, ये इसका लाइन इंटीग्रल. ठीक है, बट चूंकि यहाँ पे पाथ जो दिया है वो स्ट्रेट लाइन है, यू आर गिवन द पाथ, आपको आर्बिट्ररी पाथ नहीं दिया. आर्बिट्ररी पाथ देता है थोड़ा सा आपके सिलेबस के बाहर हो जाता है. यहाँ पे क्या है कि पाथ जो है एक्स के लॉन्ग दे रखा है, एक्स के लॉन्ग दे रखा है, तो दिस डी आर, अच्छा, और जो फोर्स है वो भी सेम डायरेक्शन में लग रहा है. ठीक है, तो यहाँ पे एफ क्या हो जाएगा, एफ इज गोइंग टू बी 10 प्लस 0.5x. फोर्स किस डायरेक्शन में है, एक्स डायरेक्शन में है, तो ये हो जाएगा आई कैप डी आर. आर क्या होता है, आर इज यूजुअली डी एक्स आई कैप, dy j कैप और dz k कैप. तो i डॉट dr करोगे तो क्या हो जाएगा, i डॉट j 0, i डॉट k 0, so it is dx, right? So this is simply 10 plus 0.5x and I dot di is dx, and x goes from 0 to 2. Simple. So this is equal to what? This is equal to, इंटीग्रेट करो, 10x 0.5 x square by 2 due to 2. So this is equal to 20. यहाँ 2 कट जाएगा, एक और 2 एक हो जाएगा, 21 जूल, है ना. 21 जूल विल बी द आंसर, 21 जूल. ठीक है, अगर ये समझ पा रहे होंगे तो अच्छा बात है. मतलब इन जनरल वर्क डन ये होता है, मतलब आपको मतलब ऐसा कोई पैराबोला या उस पर निकालने नहीं बोलेगा वर्क डन. ठीक है, आपको स्ट्रेट लाइन ही बोलेगा, क्योंकि पैराबोला वगैरह पे निकालने बोलेगा तो लाइन इंटीग्रल का पूरा आपको पढ़ना पड़ेगा, जो कि नहीं है कोर्स में आपका 10+2 में ना, लाइन इंटीग्रल नहीं पढ़ाया जाता है. सो इवन डेफिनेट इंटीग्रल इज आल्सो एक स्पेशल केस ऑफ लाइन इंटीग्रल. ठीक है, लाइन इंटीग्रल ओवर ए कर्व, लाइन इंटीग्रल ओवर ए कर्व, but forget that. ठीक है, you just see this one. Okay, ठीक है, ये क्वेश्चन देखते हैं अगला. ठीक है, देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ए बॉडी ड्रॉप्ड फ्रॉम हाइट h reaches the ground with a speed of 1.2 under root gh. ठीक है, calculate the work done by air friction. Calculate the work done by air friction. ये आपसे पूछ रहा है ना. ठीक है, अब देखो ठीक है, करते हैं इसको.
जैसे कोई बॉडी मान लो हाइट एच पे है, ये बॉडी जो है हाइट एच पे, मान लो बॉडी का मास m है, ठीक है, m इज द मास ऑफ द बॉडी एंड दिस इज द ग्राउंड, और इसका हाइट जो है h है, ठीक। अब जब बॉडी हवा में होगा, when you drop the body from height h, when you drop the body from height h, what will happen? There are two forces acting on the body. बॉडी पे देखो दो फोर्स एक्ट कर रहा है, एक तो हो जाएगा इसका mg और दूसरा है एयर फ्रिक्शन, दूसरा है एयर फ्रिक्शन, ठीक है। एयर फ्रिक्शन जो होगा वो इट विल बी ऑपोजिट टू वेलोसिटी, एयर फ्रिक्शन विल बी ऑपोजिट टू वेलोसिटी, मतलब velocity इस डायरेक्शन में है, so air friction will be opposite to velocity, or you can say air friction is opposite to displacement. तो यहां पे देखिए जो ग्रेविटी है, ग्रेविटी विल डू पॉजिटिव वर्क ऑन द बॉडी, बिकॉज ग्रेविटी डाउनवर्ड है और डिस्प्लेसमेंट भी डाउनवर्ड है, ग्रेविटी mg जो है डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट हो रहा है, ठीक है। तो वर्क डन बाय ग्रेविटी विल बी पॉजिटिव, वर्क डन बाय फ्रिक्शन विल बी नेगेटिव, वर्क डन बाय फ्रिक्शन विल बी नेगेटिव, ठीक है। और जो नेट वर्क डन होगा, नेट वर्क डन होगा वो इसके काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में अपीयर होगा, नेट वर्क डन होगा दैट विल अपीयर इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी, दैट विल बी अपीयरिंग इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी। सो वर्क डन बाय ग्रेविटी, वर्क डन बाय ग्रेविटी, ठीक है, जिसको हम लोग टोटली वर्क डन बाय ग्रेविटी, mg फोर्स एक्ट कर रहा है एंड ओवर हाइट h, सो वर्क डन बाय ग्रेविटी इज हाउ मच, वर्क डन बाय ग्रेविटी इज mgh, ग्रेविटी फोर्स कितना लग रहा है mg और डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया h, सो वर्क डन बाय ग्रेविटी इज mgh, वर्क डन बाय फ्रिक्शन वुड बी नेगेटिव, चलो wf कर दो, वर्क डन बाय फ्रिक्शन एंड दिस विल अपीयर इन द फॉर्म ऑफ चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, और ऊपर अगर काइनेटिक एनर्जी चूंकि जीरो है तो इट विल अपीयर इन द फॉर्म ऑफ ke, व्हिच इज नथिंग बट mg और हाफ mv स्क्वायर, हाफ mv स्क्वायर, v कितना आ रहा है, मतलब समझ लो वर्क डन बाय ग्रेविटी प्लस वर्क डन बाय फ्रिक्शन, वर्क डन बाय फ्रिक्शन नेगेटिव होगा, यहां से दिख जाएगा तुमको अभी करोगे तो दो फोर्सेज हैं, एक तो ग्रेविटी एक्ट कर रहा है, एक फ्रिक्शन एक्ट कर रहा है, एंड दैट विल बी इक्वल टू जो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी विल बी फाइनल के, बिकॉज इनिशियल के इज जीरो, हम लोग ड्रॉप किया, जीरो वेलोसिटी ड्रॉप किया, तो कितना हो जाएगा, हाफ मास, मास m ले रखा है हमने, और v स्क्वायर क्या हो जाएगा 1.2 का होल स्क्वायर इंटू gh, सो दिस विल कम एज व्हाट 1.44, सो 1.44 अपॉन 2 कितना आ जाएगा भाई, 0.77 ना, नहीं 0.72, so work done by friction would be whatever work is done by the external forces that will appear in the form of K. So work done by friction is going to be minus mgh. So that will appear as, right. So work done by friction is going to be 0.3 mgh. यस, नेगेटिव, नेगेटिव तो होगा ही ना, क्योंकि फोर्स ऊपर लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट नीचे है, तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट बिल्कुल 180 डिग्री एंगल बना रहा है, तो f डॉट डिस्प्लेसमेंट इज गोइंग टू बी नेगेटिव, बिकॉज f इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस 180 वुड बी माइनस f इंटू डी, ठीक है। m तो दे नहीं रखा है, तो बिना m का कैसे आएगा, m तो आंसर तो m के टर्म्स में ही रहेगा, हाँ एक बार देख लेते हैं, देखना तो भाई, थोड़ा सा एरर हो गया भाई, थोड़ा 7.2 होगा, ये भी 7.2 हो जाएगा,
इसलिए 28, हाँ ठीक है, -0.28 mgh, ठीक है, नेगेटिव तो होगा ही खैर ना, फ्रिक्शन और डिस्प्लेसमेंट ऑपोजिट डायरेक्शन में है, सो वर्क डन बाय फ्रिक्शन विल बी नेगेटिव, वर्क डन बाय फ्रिक्शन विल बी नेगेटिव। मतलब देखो पॉजिटिव वर्क होता है तो क्या करता है, के बढ़ाता है, नेगेटिव वर्क का मतलब हो जाता है कि वो जो के है घटेगा, मतलब पॉजिटिव वर्क, वर्क डन बाय ग्रेविटी इज पॉजिटिव, मतलब देखो वर्क डन बाय ग्रेविटी इज बाय डिंट ऑफ ग्रेविटेशनल पी, वर्क डन बाय ग्रेविटी इज बाय डिंट ऑफ ग्रेविटेशनल पी, अगर वर्क डन बाय ग्रेविटी पॉजिटिव है इसका मतलब ग्रेविटेशनल पी घटेगा और उतना ही के बढ़ेगा, उतना ही के बढ़ेगा, समझ ना, वर्क डन बाय ग्रेविटी इज, ग्रेविटी जो है वो कंजर्वेटिव फोर्स है, तो कंजर्वेटिव फोर्स क्या करेगा, एक मैकेनिकल जब व्हेन वर्क इज बीइंग डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, दो तरह के देखो फोर्सेस होते हैं, कंजर्वेटिव फोर्स, डेसिपेटिव फोर्सेस, कंजर्वेटिव फोर्स, डेसिपेटिव फोर्स, ठीक है, तो यहाँ पे दो फोर्सेस हैं, तो कंजर्वेटिव फोर्स है mg और जो फ्रिक्शन और डेसिपेटिव फोर्स है, अब दोनों का हम अंतर आपको बताते हैं। जैसे पेन को छोड़ दिया हमने, यहाँ से ड्रॉप कर दिया तो क्या होगा, पेन नीचे जाएगा, ग्रेविटी भी नीचे एक्ट कर रहा है, पेन नीचे जाएगा, ग्रेविटी भी नीचे एक्ट कर रहा है, सो वर्क डन बाय ग्रेविटी वुड बी पॉजिटिव, वर्क डन बाय ग्रेविटी वुड बी पॉजिटिव, ठीक है, वर्क डन बाय ग्रेविटी जो है, ग्रेविटी नीचे लग रहा है mg, ग्रेविटी मतलब mg, mg नीचे, लगता हम दो लाइट नहीं जलाए हैं, थोड़ा लाइट इसको जला दे, हमको पुराना स्टूडेंट सजेस्ट किया था कि इधर लाइट लगा दीजिएगा तो चेहरा ब्राइट आएगा अरे जैसा भगवान चेहरा देगा वैसा ही दिखेगा, लेकिन ठीक है चलो, मतलब आई ऑलवेज गिव ड्यू वेटेज टू द सजेशंस, है ना, तो लाइट इधर दो लाइट साइड में लगा दिया है लोगों ने, ठीक है, ताकि चेहरा जो है ब्राइट दिखे मेरा, बट ठीक है, ठीक है, बढ़िया है, ब्राइट दिखेगा, कुछ लोगों को अच्छा लगेगा, ठीक है, ओके, एनीवे, तो वही हम देख रहे थे टीवी में जो है ना, सामने टीवी लगा रखे हैं, तो उसमें थोड़ा सा डार्क टाइप का आ रहा था, एनीवे, हम लोग तो कभी देखो हम लोग पुराने टीचर हैं, कभी इस चीज़ पे ध्यान दिए नहीं, लेकिन आजकल यूट्यूब पे आ गए हैं तो लोग सजेस्ट करते हैं कि ऐसे कीजिए वैसे कीजिए, ठीक है, सुन लेते हैं एक अच्छे विद्यार्थी की तरह, ठीक है, लगा लिए हैं दो लाइट, देखो इधर वर्टिकल लाइट है, इधर वर्टिकल लाइट है, और नीचे पहले से लगा रखा था स्टूडियो वाला, ठीक है, बढ़िया है, मतलब इधर हमको अच्छा लग रहा है पहले के तुलना में, व्हाइट बोर्ड पे बच्चा लोग नहीं है बस, है ना, पहले भरा रहता क्लास में तो अलग सा माहौल होता था, एनीवे, ठीक है, ओके, क्या बोल रहे थे हम यार, हाँ, एक इम्पॉर्टेंट चीज डिस्कस कर रहे थे, दो तरह का देखो फोर्सेस होता है, एक होता है तुम्हारा कंजर्वेटिव फोर्स, दूसरा होता है डेसिपेटिव फोर्स, अब यहाँ पे दोनों फोर्स दिख रहा है, एक कंजर्वेटिव फोर्स है ग्रेविटी mg, एक डेसिपेटिव फोर्स है फ्रिक्शन, अब दोनों का वर्क डन का हम हिसाब बताते हैं आपको, जैसे देखो ये पेन छोड़ देंगे, पेन छोड़ देंगे तो क्या होगा, ग्रेविटी नीचे एक्ट कर रहा है, mg इज एक्टिंग डाउनवर्ड, mg इज एक्टिंग डाउनवर्ड, डिस्प्लेसमेंट ही डाउनवर्ड हो रहा है, तो वर्क डन बाय, जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में होगा या फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एक्यूट एंगल होगा, तो वर्क डन बाय द फोर्स विल बी पॉजिटिव, मतलब f इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा हो गया ना, ये f डॉट प्रोडक्ट ऑफ f एंड डिस्प्लेसमेंट होता है, इफ f इज कांस्टेंट, ठीक है, अगर f वेरिएबल होगा तो इंटीग्रल के फॉर्म में आ जाएगा, f डॉट dr, ठीक है, बट इफ f इज कांस्टेंट देन इट कम्स आउट एज f डॉट डिस्प्लेसमेंट, तो displacement and f, if they are lying in same direction, then f dot displacement is going to be f into displacement, right, and if they make some angle then it is f into displacement into cos of that angle, okay, so यहाँ पे देखो फोर्स ग्रेविटी जो है डाउनवर्ड लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट ही डाउनवर्ड है, तो वर्क डन बाय ग्रेविटी वुड बी द ग्रेविटेशनल फोर्स इनटू द डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा mgh, अब ये जो ग्रेविटी वर्क करता है, मैं आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था, work is always a kind of interaction between interaction where one form of energy changes to the other form, वर्क हमेशा ही एक एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन इन्वॉल्व करेगा, सो वर्क डन बाय ग्रेविटी, सो ग्रेविटी डज वर्क बाय डिंट ऑफ व्हाट, बाय डिंट ऑफ इट्स ग्रेविटेशनल पी, मतलब जितना ग्रेविटी वर्क करेगा, इफ वर्क डन बाय ग्रेविटी इज पॉजिटिव, इसका मतलब उतना ग्रेविटेशनल पी घटेगा, वर्क हमेशा ही इट इज डन बाय डिंट ऑफ सर्टेन एनर्जी, वर्क वही आदमी कर पाता है जिसके पास एनर्जी होता है, तो वर्क डन बाय ग्रेविटी विल बी एट द कॉस्ट ऑफ ग्रेविटेशनल पीई, एंड दैट विल कन्वर्ट इनटू व्हाट, दैट विल कन्वर्ट इनटू काइनेटिक एनर्जी, अगर फ्रिक्शन नहीं होता ना, देन दिस वर्क डन बाय ग्रेविटी वुड हैव बीन कंप्लीटली कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, बट यहाँ पे क्या फ्रिक्शन भी है, अब फ्रिक्शन क्या करेगा, फ्रिक्शन डेसिपेटिव फोर्स है,
एंड यूजुअली देखेंगे डिसिपेटिव फोर्स डज नेगेटिव वर्क ऑन द सिस्टम, ठीक है, डिसिपेटिव फोर्स डज नेगेटिव वर्क ऑन द सिस्टम। जैसे आप अभी mg क्या आएगी, अगर जैसे यहां से ड्रॉप किए, वर्क डन बाय ग्रेविटी इज पॉजिटिव एंड व्हाटएवर वर्क इज बीइंग डन बाय ग्रेविटी, दैट अमाउंट ऑफ ग्रेविटेशनल p विल गेट कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी ऑफ स्पेन। वेराज अगर इसको मान लो ऊपर फेंक देते हैं हम लोग, अगर इस पेन को एक कुछ वेलोसिटी देकर ऊपर फेंक दिया तो क्या होगा, व्हाट विल बी वर्क डन बाय ग्रेविटी, वर्क डन बाय ग्रेविटी विल बी नेगेटिव, वर्क डन बाय ग्रेविटी विल बी नेगेटिव, क्योंकि ऊपर जब फेंकोगे तो डिस्प्लेसमेंट अपवर्ड है लेकिन mg अभी भी डाउनवर्ड है, सो वर्क डन बाय ग्रेविटी विल बी नेगेटिव। दैट मींस व्हाट, if work done by gravity is negative, that means gravitational p will increase, and at the cost of what, at the cost of kinetic energy. So if work done by, देखो work done by gravity can be positive, can be negative. अगर यहाँ से drop कर दोगे, work done by gravity is positive, gravitational p will fall, and whatever gravitational p will fall, that will convert as kinetic energy. अगर ऊपर फेंक दोगे तो क्या होगा, work done by gravity would be negative, ठीक है, और जितना वर्क डन बाय ग्रेविटी नेगेटिव होगा मतलब वो ग्रेविटेशनल पी बढ़ रहा है और काइनेटिक फॉल कर रहा है, एक समय पे जाके क्या होगा, वेलोसिटी बिल्कुल जीरो हो जाएगा, सो ऑल द काइनेटिक एनर्जी गेट्स कन्वर्टेड टू पोटेंशियल एनर्जी। वेयरएज इफ इट इज डिसिपेटिव फोर्स, इन केस ऑफ देखो कंजर्वेटिव फोर्स में क्या है, वर्क डन कैन बी पॉजिटिव, इट कैन बी नेगेटिव। अगर पॉजिटिव होगा तो फॉर एवरी कंजर्वेटिव फोर्स यू हैव ए पोटेंशियल एनर्जी, corresponding to every conservative force you have potential energy, but corresponding to dissipative force you don't have potential energy. हर कंजर्वेटिव फोर्स के कोरस्पोंडिंग पोटेंशियल एनर्जी हो, जैसे ग्रेविटी के कोरस्पोंडिंग हो गया ग्रेविटेशनल पी, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी हो गया, स्प्रिंग फोर्स हो गया तो स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी हो गया। इस तरह से जितने भी कंजर्वेटिव फोर्सेज होंगे उसका कोरस्पोंडिंग पोटेंशियल एनर्जी भी होगा, ठीक है। कंजर्वेटिव फोर्स है बेसिकली फोर्स विच अराइजेस आउट ऑफ कन्फिगरेशन, कंजर्वेटिव फोर्स बेसिकली होता है फोर्स विच इज अराइजिंग आउट ऑफ कन्फिगरेशन ऑफ द सिस्टम, ठीक है, जो कन्फिगरेशन ऑफ सिस्टम से अराइज होता है उसको कंजर्वेटिव फोर्स बोलता है। हालांकि देखो मैंने बहुत डिटेल में ये सब पढ़ा रखा है थ्योरी में, तो अभी न्यूमेरिकल कर रहे तो उतना डिटेल में नहीं जाएंगे, ठीक है। इफ यू आर रियली इंटरेस्टेड यू कैन वॉच दिस वीडियोस ऑन थ्योरी ऑफ दिस कंजर्वेटिव एंड डिसिपेटिव फोर्स, बट यहाँ पे आ गया तो ब्रीफली आई ट्राई टू एक्सप्लेन, क्योंकि कुछ लोग जैसे ऐसी होगा सोल्यूशन ही देख रहे होंगे सिर्फ, तो उनको भी थोड़ा समझ में आ जाना चाहिए। अच्छा, तो नट सेल में इसको वाइंड अप कर रहे हैं। So work done by conservative force can be positive, it can be negative. अगर वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इज पॉजिटिव, इसका मतलब कोरस्पोंडिंग पोटेंशियल घट रहा है और वो के में कन्वर्ट कर रहा है, मतलब वन फॉर्म ऑफ मैकेनिकल एनर्जी गेट्स कन्वर्टेड टू अदर फॉर्म ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। Whereas in case of dissipative force like air friction is dissipative force. Why? Because पहली बात की वर्क डन बाय दीज फोर्स इज यूजुअली नेगेटिव, क्योंकि हमेशा ऐसा होता है कि ये वेलोसिटी के ऑपोजिट होते हैं, तो ये फोर्सेस जो कि वेलोसिटी के ऑपोजिट होते हैं, डिस्प्लेसमेंट के भी ऑपोजिट होते हैं, तो वर्क डन बाय डिसिपेटिव फोर्स है नेगेटिव, ठीक है। और जितना डिसिपेटिव फोर्स वर्क करेगा उतना क्या होगा, के घटेगा। जैसे कंजर्वेटिव फोर्स में यही हो रहा था कि इफ आई थ्रो द पेन अपवर्ड, वर्क डन बाय ग्रेविटी इज नेगेटिव, और जितना ग्रेविटी वर्क कर रहा है उतना के घट रहा है और पी में कन्वर्ट हो रहा है। बट यहाँ पे क्या होगा, वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स भी नेगेटिव, और वो फ्रिक्शन के कोरस्पोंडिंग कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं है, वो के जो है हीट, लाइट, साउंड वगैरह में कन्वर्ट कर जाएगा। मतलब जो डिसिपेटिव फोर्सेज है, डिसिपेटिव फोर्सेज डू नेगेटिव वर्क ऑन द सिस्टम, एंड व्हाटएवर वर्क इज डन बाय दीज डिसिपेटिव फोर्सेज, that amount of kinetic energy will get converted into heat, light, sound, non-mechanical form of energy, non-mechanical form of energy। तो वो क्या करेगा, मैकेनिकल एनर्जी को रिड्यूस करेगा। जो कंजर्वेटिव फोर्स है वो मैकेनिकल एनर्जी को रिड्यूस नहीं करता, उसमें तो क्या है कि पोटेंशियल घटेगा तो के बढ़ जाएगा, के घटेगा तो पी बढ़ जाएगा, और जितना के घटेगा उतना पी बढ़ेगा, जितना पी घटेगा उतना के बढ़ जाएगा। तो कंजर्वेटिव फोर्स में तो ऐसा होता है, लेकिन डिसिपेटिव फोर्स में ऐसा नहीं है। डिसिपेटिव फोर्स से कोरस्पोंडिंग कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं है। और दूसरा, डिसिपेटिव फोर्स ऑलवेज डू नेगेटिव वर्क ऑन द सिस्टम, एंड व्हाटएवर वर्क इज बीइंग डन बाय डिसिपेटिव फोर्सेस दैट गेट्स कन्वर्टेड इनटू हीट, लाइट एंड साउंड। और हीट, लाइट एंड साउंड आर सच एनर्जी व्हिच इज नॉट क्लेम्ड बाय द सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, सो दे आर नॉट मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी वही है जो सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स क्लेम करता है कि ये मेरा एनर्जी है, जैसे पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, दे आर क्लेम्ड बाय द सिस्टम ऑफ पार्टिकल। बट हीट gets dissipated to the surrounding, वो पार्टिकल क्लेम नहीं करता कि मेरा एनर्जी है हीट, वो जैसे जैसे आगे जाएगा, टाइम बीतेगा, वो सारा हीट डिसिपेट कर जाएगा सराउंडिंग में, सराउंडिंग के पास चला जाएगा। तो उसको सिस्टम ऑफ पार्टिकल क्लेम नहीं करता। हीट, लाइट, साउंड, लाइट भी है
मतलब घर्षण होता है, लाइट चिंगारी भी फेंकता है, एस्टेरॉयड ऊपर से गिर रहा है, मेटियोर ऊपर से गिर रहा है, चिंगारी फेंकेगा, जैसे एटमॉस्फेयर एयर फ्रिक्शन से क्या होगा, चिंगारी आएगा, आग निकलेगा, तो वो आग जो है वो मेटियोर थोड़ी क्लेम करेगा, वो तो पूरा सिस्टम सराउंडिंग में डेसिपेट कर जाएगा, तो सिस्टम डोंट क्लेम दोज एनर्जी, सो दोज एनर्जीज आर नॉन मैकेनिकल फॉर्म ऑफ एनर्जी. तो dissipative force leads to what? It leads to dissipation of mechanical energy into non-mechanical form. यही यहाँ हो रहा है. Work done by gravity is positive. So ideally, if there is no friction, they all get converted into K. But if there is friction, simultaneously friction will do what? Friction will also do negative work. वो क्या करेगा? ये K में कन्वर्ट करेगा और K को डिसिपेट करेगा साथ में. तो एक तरह से बाकी mgh जो है इट वुड हैव, वो पूरा का पूरा के में कन्वर्ट होता है, लेकिन क्या क्या है कि फ्रिक्शन भी साथ में है, फ्रिक्शन डज नेगेटिव वर्क, तो इतना जो एनर्जी है, इतना जो के है वो हीट में डेसिपेट कर जाएगा, इतना के जो है हीट में डेसिपेट कर जाएगा. ठीक है, अगर फ्रिक्शन फोर्स ये नहीं होता, फ्रिक्शन फोर्स नहीं होता, देन वेलोसिटी वुड हैव बीन व्हाट 2gh, है ना, बट नाउ इट इज 1.2gh, मतलब √2 इज 1.414, और ये 1.2gh है क्योंकि कुछ के जो है वो हीट में कन्वर्ट कर जाएगा, इतना के. ठीक है, सो वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स इज ऑलवेज नेगेटिव. ठीक है, आई कंट्रोल माई सेल्फ. ये थ्योरी वाला पार्ट देखो इसमें नहीं कर सकते काफी डिटेल में, वो थ्योरी में काफी डिटेल में करते हैं सब. ये देखो, block of mass m is pulled along horizontal surface by applying a force at an angle theta with the horizontal. The friction coefficient of block and surface is mu. If the block travels at uniform velocity, find the work done by this applied force during displacement d of the block. यूनिफॉर्म वेलोसिटी मतलब इक्विलिब्रियम में सब कुछ ना. ये ब्लॉक हो गया, ब्लॉक ऑफ मास m. ठीक है, क्या क्या फोर्स लग रहा है बताओ पहले. एक तो फोर्स F लग रहा है, ये कितना एंगल बना रहा है, थीटा एंगल बना रहा है. Pulled along horizontal surface by applying a force at an angle theta with the horizontal. The friction coefficient between block and the surface is mu. यहाँ पे फ्रिक्शन कोएफिशिएंट म्यू है. ठीक है, अच्छा और क्या क्या फोर्स लग रहा है, एक mg हो गया, एक नॉर्मल रिएक्शन हो गया. ठीक, ब्लॉक travels with uniform velocity, find the work done by this applied force during displacement. ठीक है, फ्रिक्शन इधर लगेगा, डायनामिक फ्रिक्शन होगा क्योंकि मोशन उधर हो रहा है. ठीक है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो डायनामिक फ्रिक्शन इज म्यू एन. ठीक है, डायनामिक फ्रिक्शन इज म्यू एन. सो व्हाट इज द वर्क डन? वर्क डन इज F डॉट T, फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट, फोर्स कांस्टेंट फोर्स है, तो दिस इज व्हाट F D cos थीटा. डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में है, एंगल थीटा है, तो F D cos थीटा. अब F निकालना हम लोग को, F हम लोग को निकालना. ठीक है, इक्विलिब्रियम का केस है, चूंकि कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है बॉडी एक्स वाई, सो नेट फोर्स इन अपवर्ड डायरेक्शन इज 0, so n माइनस mg इज 0. नहीं सॉरी गलत. नेट फोर्स इन y डायरेक्शन इज 0, so what is net force in y direction? n plus f sin theta equals to mg, and net force towards right, the minus mg is 0, and net force towards right will also be 0 because equilibrium body है, constant velocity से move कर रहा है. So you have f cos theta minus mu n is going to be 0. So what is n from here? mg minus f sin theta, and from here you have f cos theta equals to mu n, so n is mg minus f sin theta
और कुल मिला के हम लोग यहाँ से एफ निकाल लेंगे, कहने का मतलब ये है। सो एफ इज गोइंग टू बी म्यू एम जी अपॉन cos theta plus mu sin theta. This is going to be mu mgd cos theta and cos theta plus mu sin theta. ठीक है, क्लियर है ये चीज? ठीक है जी, सही है, सही है। ओके, सिंपल क्वेश्चन है, ज्यादा कोई कॉन्सेप्ट नहीं, कॉन्सेप्ट यही सब क्वेश्चन में देखो, ये ठीक था थोड़ा, ठीक है, जुगाड़ से नहीं करना सर, समझ समझ के करना है, ये इंपॉर्टेंट है। कम क्वेश्चन कीजिए, समझ के कीजिए, जल्दबाजी मत रहिए। ओके, ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन चल देखते हैं। देखो ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, two cylindrical vessels of equal cross section area A contains water up to height h1 and h2. The vessels are interconnected so that level in them become equal. Calculate the work done by gravity during the process. देखो अभी डिस्कस किया था हमने कि जो भी ग्रेविटी जो भी वर्क करेगा it will be doing by dint of the gravitational P, ठीक है, ग्रेविटी जो भी काम करेगा, ग्रेविटी जो भी वर्क करेगा, इट विल बी बाय डिंट ऑफ इट्स पोटेंशियल एनर्जी। सो इफ वर्क डन बाय ग्रेविटी इज पॉजिटिव, इफ वर्क डन बाय ग्रेविटी इज पॉजिटिव, देन इन दैट केस पोटेंशियल एनर्जी इज गोइंग टू फॉल, पोटेंशियल एनर्जी इज गोइंग टू फॉल। तो वर्क डन बाय ग्रेविटी अगर निकालना है तो फॉल इन पोटेंशियल एनर्जी निकाल लो, दैट विल बी द वर्क डन बाय ग्रेविटी, दैट विल बी द वर्क डन बाय ग्रेविटी। वर्क डन बाय ग्रेविटी by gravity will be equal to, जो भी ग्रेविटी, जैसे हम लोग कोई काम करते हैं, when we do any work, when we do any work, whatever work we are doing, जैसे मान लो कोई आदमी है यहाँ पे, एक ब्लॉक रखा हुआ है 10 kg का, एक बंदा यहाँ पे है, इसको पुश कर रहा है, सपोज करो, एक सिंपल मीनिंग समझो, इसको पुश कर रहा है फोर्स F से, एंड अंडर द एक्शन ऑफ दिस फोर्स the body moves by a distance of d. The work done by this person is how much? It is F into d. अब देखो, in order to do work, you need that amount of energy. Energy is basically ability to do work. कोई आदमी वर्क तभी कर सकता है जब वो एनर्जी पोजेस करेगा। So if this person has done FD work, that means it has done this FD work by dint of the energy possessed by him. अगर ये आदमी के अंदर कोई एनर्जी ना हो तो ये वर्क नहीं करेगा। सिंपल एनर्जी का डेफिनेशन बचपन से हम लोग को पढ़ाया जा रहा है, एनर्जी इज एबिलिटी टू डू वर्क, और यू कैन से एनर्जी इज कंज्यूम्ड इन डूइंग वर्क। योर एनर्जी इज कंज्यूम्ड इन डूइंग वर्क, वट एवर वर्क you are doing by dint of the energy possessed by you. So if you are doing this FD amount of work, that means you will be losing FD amount of energy, and this FD amount of energy which is lost by this person will appear as what? It will appear as the kinetic energy of this body. It will appear as kinetic energy of this body. And if there is a friction, then that K will get converted into heat, right? समझ में आ रहा है आपको? So work done by gravity, if gravity is doing work, that work will be powered by, that work will be by dint of the gravitational potential energy possessed by the system. So work done by gravity will be equal to the fall in potential energy. It will be equal to fall in potential energy. जैसे यहाँ पे है ना, work done by this person, either you can write it as FD, or you can say work done by this person is equal to fall in energy possessed by this person. But if you are not given the data कि इस पर्सन का एनर्जी कैसे निकालेंगे, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग FD निकाल लेते हैं, ऐसा निकाल लेते हैं। नहीं तो अगर कोई तरीका हो कि जिससे हम एनर्जी पोजेस्ड बाय द पर्सन निकाल पाए, सो आई कैन आल्सो से वर्क डन बाय दिस पर्सन इज इक्वल टू इनिशियल एनर्जी पोजेस्ड बाय दिस पर्सन माइनस फाइनल एनर्जी पोजेस्ड बाय दिस पर्सन। इनिशियल एनर्जी, क्योंकि जो भी आदमी काम करेगा, जितना काम करेगा उतना एनर्जी लूज करेगा, तभी तो आदमी थक जाता है। काम करते करते आदमी थक क्यों जाता है? क्योंकि इफ यू आर कंटिन्यूअसली डूइंग वर्क, इफ आर कंटिन्यू वर्क भी देखो दो तरह का होता है, मैकेनिकल वर्क एंड नॉन मैकेनिकल वर्क।
मैकेनिकल वर्क एंड नॉन मैकेनिकल वर्क। जैसे कोई वॉल है, ये वॉल है सपोज करो, इसको हम पुश कर रहे हैं, इफ आई एम पुशिंग दिस वॉल कंटिन्यूअसली, इधर का वॉल तो आपको दिखेगा नहीं कैमरा में, मतलब इधर का वॉल हम पुश कर रहे हैं, इफ आई कंटिन्यूअसली पुश द वॉल, जैसे जिम जाते हैं लोग तो एक एक्सरसाइज होता है, आदमी वॉल को पुश करता है, ठीक है, तो आप वॉल को पुश करेंगे उसमें कोई मोशन नहीं हो रहा है, उसमें कोई मोशन नहीं हो रहा है, लेकिन does that mean that work done by you is zero? No, mechanical work done by you is zero, but you do a non-mechanical work. Mechanical work involves displacement. A mechanical work is said to be done if you have an application of force, and under the application of that force the body undergoes displacement, then you say it is mechanical work. But if I push a wall and I push it continuously, then in that case mechanical work done by me is zero, but still I am losing energy. That means I am doing non-mechanical work, means I am continuously losing my energy. ठीक है, हम लोग continuously energy lose कर रहे हैं, वो energy कहाँ जा रहा है, वो surrounding में जा रहा है, environment में जा रहा है. My energy is getting converted into heat and that's why you sweat. ठीक है, इसलिए आपको sweating होता है. So you do non-mechanical work. So work can be of two kind, mechanical work and non-mechanical work. ठीक है, mechanical work and non, जैसे बैटरी होता है सर्किट के अंदर, बैटरी does work on the circuit. Battery basically drives current, and while driving current it does work on the circuit. So work done by that battery is non-mechanical work. Battery does not do mechanical work, it does non-mechanical work. ठीक है, ओके, वो तो फिर लंबा डिस्कशन है. तो आई थिंक यू अंडरस्टैंड दैट वर्क डन बाय ग्रेविटी इज सिंपली द फॉल इन पोटेंशियल एनर्जी. सो यू हैव टू कैलकुलेट द इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी एंड यू हैव टू कैलकुलेट फाइनल पोटेंशियल एनर्जी. आप इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी निकाल लीजिए, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी निकाल लीजिए और उनका डिफरेंस ले लीजिए. देखिए क्या बोला है, टू cylindrical vessel of equal cross section area A contain water up to height h1 and h2. दो cylindrical vessel है, ये आपका cylindrical vessel हो गया, ठीक. इसमें वाटर है, चलो वाटर दूसरे कलर से बनाएंगे, ठीक है. दो या टू सिलेंड्रिकल वेसल, एक वेसल ये हो गया. क्रॉस सेक्शन एरिया सेम है, क्रॉस सेक्शन एरिया सेम है, और सपोज को बॉटम भी सेम है. राइट, and your water inside. ये हाइट h1 है और यहां पे हाइट सपोज करो h2 है. या थोड़ा नीचे बनाता है ना, इसका लेवल नीचे कर दो. ओ पूरा ही कट गया, इसका लेवल थोड़ा नीचे कर दो, ऐसे कर दो. ठीक, ये मान लो h2 है, this is h2, this is h1, this is h2. क्या बोला, टू सिलेंड्रिकल वेसल ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया A is a cross section area, contains water up to height h1 and h2. The vessel are interconnected so that the level in them become equal. वेसल को इंटरकनेक्ट कर दिया है हमने, so that the level becomes equal. इसको हमने इंटरकनेक्ट कर दिया है, यहां से इंटरकनेक्ट कर दिया है. अब इंटरकनेक्ट करोगे तो क्या होगा, पानी का आदान प्रदान होगा दोनों में, ठीक है, पानी का आदान प्रदान होगा और फाइनली दोनों का लेवल बराबर हो जाएगा. तो ये कुछ लूज करेगा, वो गेन करेगा, तो फाइनली जो लेवल आएगा, मतलब ये कुछ लूज करेगा, वो गेन करेगा, एंड दे विल लूज एंड गेन सच दैट देयर लेवल बिकम्स इक्वल. ठीक है, देयर लेवल बिकम्स इक्वल. तो फाइनल जो लेवल आएगा, लेवल अटेंड,
by water will be how much? Average, mean, H1 plus H2. नहीं, आप मास कंजर्वेशन देख सकते हो ना, जैसे मास शुरू में क्या है, रो ए H1, इसका मास हो गया रो ए H1, ठीक है, और इसका मास क्या बनेगा, ये हो गया रो ए H2, ठीक। मान लो फाइनल जो ये टोटल मास ऑफ द वाटर हो गया, अब फाइनल हाइट मान लो कि H है सपोज करो, then twice of rho AH. If H is the height attained by water in each vessel, H is the height attained by water in each vessel, तो एक एक वेसल का मास, वेसल के अंदर वाटर का मास क्या हो जाएगा, रो एच, एच निकालना है हम लोग को, और दो है तो ट्वाइस कर दिया हमने। अब यहाँ से H निकल जाएगा ना हमारा, H इज व्हाट, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास अप्लाई कर लिया, तो फाइनल हाइट अटेंड विल बी H1 प्लस H2/2, ठीक। अब लोग यूआई निकाल लें, यूआई, यूआई निकाल लेते हैं। व्हाट इज यूआई, इनिशियल ग्रेविटेशनल पी, इनिशियल ग्रेविटेशनल पी वुड बी, इसका हो जाएगा रो, मास कितना हो जाएगा, रो ए, ये मास हो गया, इंटू जी, इंटू हाइट ऑफ सेंटर ऑफ मास। जब ग्रेविटेशनल पी निकालोगे ना तो हाइट ऑफ सेंटर ऑफ मास लेना पड़ेगा, क्योंकि वाटर तो यहां से लगातार है ना जी हाइट H1 तक, तो किसका हाइट ले लोगे, उसके जब कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास होता है, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है, मतलब रो इज कांस्टेंट, अगर डेंसिटी कांस्टेंट है उस केस में हाइट ऑफ सेंटर ऑफ मास लेते हैं। मतलब कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास के केस में हम लोग हाइट ऑफ सेंटर ऑफ मास है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी बोलते हैं, नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ना है, लेकिन यहाँ यूज हो रहा है तो यूज कर ले रहे हैं। तो हाइट ऑफ सेंटर ऑफ मास हो जाएगा H1/2, ठीक। उसी तरह से उसका पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, रो ए H2 मास इंटू जी और हाइट ऑफ सेंटर ऑफ मास, ठीक है। सेंटर ऑफ मास का यूज कर ले रहे हैं, बट कोई बात नहीं, इतना तो आपको पता होगा सेंटर ऑफ मास, नहीं तो कोई नहीं, इसको छोड़ देना, अगले चैप्टर पढ़ लेंगे उसके बाद कर लेना आप, ठीक है। सो दिस इज रो ए जी H1/2, ठीक। और यूएफ, हाइट सेम हो गया दोनों का, ठीक है, तो एक का निकाल दें, बाकी ट्वाइस कर लेंगे, रो ए एच, एच इज व्हाट, this is your mass into g into height of center of mass, height of center of mass क्या हो जाएगा, हाइट अभी क्या है H1 प्लस H2/2, तो उसका भी हाफ लेंगे ना, H/2, और H आपका H1 प्लस H2/2 है, ये हो जाएगा। That means this is equal to rho a g H1 plus H2/2 का होल स्क्वायर, ठीक। वर्क डन बाय ग्रेविटी will be equal to the fall in potential energy, fall in potential energy, ये आ जाएगा हमारा ui minus uf, so ui is rho a g H1/2 minus रो ए जी ठीक है, ओके। सो आई विल जस्ट डू दिस कैलकुलेशन, क्या आ जाएगा, माइनस H1/4 H2/4 minus twice of H1/2 H2/2, ठीक है। सो दिस विल बी रो ए जी, घटा दो H1/4 माइनस
ठीक है. So this is going to be rho A G yes. This is going to the work done by gravity. This is going to be the work done by gravity. ठीक है, ये वर्क डन बाय ग्रेविटी हो जाएगा. समझ में आ रहा है जी? दिस इज गोइंग टू बी द वर्क डन बाय ग्रेविटी. आंसर मैच कर लेते हैं, ठीक रहेगा. बाद में फिर चेक वेक करना ठीक नहीं होता है. कई लोगों को सजेस्ट किया कि यहाँ वाइट बोर्ड रख लो, उस पर आंसर लिख लिया करो. क्या आंसर क्या छिपाना है जी? आंसर मैच कर रहा है, इसमें क्या बुरा है ना? आंसर मैच करने से कोई एरर हुआ होगा तो पकड़ा जाएगा. अब हम लिखने में मेहनत करें, वाइट बोर्ड एक रख लें. क्लास में हम लोग मैच करते थे आंसर, तो सवाल बनाते थे, तो है ना, वैसे भी हमारा काम बढ़ जाएगा. आंसर मैच कर लेते हैं हम. गलती हो सकता है, गलती किसी से भी हो सकता है भाई. कॉन्सेप्चुअली मेरा मिस्टेक नहीं होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है. बाकी ये सब कैलकुलेशन वगैरह मिस्टेक तो हो ही सकता है. ठीक है, आंसर सही है, बिल्कुल बिल्कुल बढ़िया. ठीक है, ओके, बढ़िया. आगे चलिए. ये देखिए क्या बोल रहा है. व्हाट मिनिमम हॉरिजॉन्टल स्पीड शुड बी गिवन टू ए बॉब ऑफ ए सिंपल पेंडुलम ऑफ लेंथ L so that it describes a complete circle. ठीक है, कर लेते हैं इसको भी. देखिए इसको क्या वेलोसिटी देंगे. अच्छा, थोड़ा सा आई थिंक नीचे करना पड़ेगा डायग्राम को ना. ओ, ये सिंपल पेंडुलम है. अब बोल रहा है कितना, ये L हो गया, ये बॉब है मास M का, कितना वेलोसिटी दें ताकि पूरा कंप्लीट सर्किल एग्जीक्यूट कर ले. तो मेन जो क्रिटिकल पोजीशन है जो क्रॉस करना है उसको, वो है कि ये पोर्शन यहाँ पे, मतलब टेंशन कभी जीरो नहीं होना चाहिए, मतलब स्लैक नहीं होना चाहिए. स्ट्रिंग जो है ना, स्लैक नहीं होना चाहिए. स्ट्रिंग में कोई स्लैकनेस नहीं आना चाहिए. और स्लैकनेस आने का जो सबसे ज्यादा संभावना होता है वो यहाँ होता है. उसके पहले भी आ सकता है, बट अगर यहाँ स्लैक नहीं हुआ तो कहीं भी स्लैक नहीं होगा. अगर इस जगह स्लैक नहीं हुआ तो कहीं भी स्लैक नहीं होगा. स्लैक नहीं होने का मतलब है कि टेंशन इन द स्ट्रिंग शुड ऑलवेज रिमेन ग्रेटर देन इक्वल टू 0. टेंशन इन द स्ट्रिंग शुड ऑलवेज रिमेन ग्रेटर देन इक्वल टू 0. ठीक है, तो यहां पे हम लोग टेंशन कैलकुलेट कर लो. स्ट्रिंग में क्या है, ये जब सबसे हाईएस्ट पोजीशन पे होगा, जब सबसे हाईएस्ट पोजीशन पे होगा तुम्हारा, तो उस केस में मास M हो गया, ये लेंथ L हो गया. ठीक है, अब सपोज करो कि यहां पे वेलोसिटी आपका V डैश है. ठीक है, V डैश है, तो इस पे क्या क्या आपका फोर्स लग रहा है. एक तो आपका टेंशन T लग रहा है. ठीक है, T इज अ टेंशन. एक mg लग रहा है. आए सर्कुलर मोशन एग्जीक्यूट कर रहा है. इसका मतलब है कि इसका एक्सेलरेशन रेडियली इनवर्ड डायरेक्शन में है. एंड व्हाट विल बी द व्हाट विल बी दिस एक्सेलरेशन, इट वुड बी v डैश स्क्वायर बाय l. जो वेलोसिटी यहाँ पे है उसका स्क्वायर बाय l, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन. So what is the net force in centripetal direction? Net force in inward direction is T plus mg, and that should be equal to mass into acceleration. That should be equal to mass into acceleration. अब ये v डैश क्या होगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अप्लाई कर लीजिए. यहाँ पे एनर्जी क्या है, मान लो इसको हम लोग रेफरेंस मान लें. आई टेक इट एज रेफरेंस फॉर मेजरिंग ग्रेविटेशनल PE. If I take it as a reference for measuring gravitational PE, so gravitational PE is 0 and your K is half mv square. If I take this reference as h equal to 0, then here your gravitational PE would be what? mg 12 plus 1 by 2
mv डैश स्क्वायर। और चूंकि कहीं भी कोई डेसिपेटिव फोर्स इन्वॉल्व नहीं है, there is no dissipation involved, so this mechanical energy and this mechanical energy has to be equal. Mechanical energy will be conserved. That means mg 2mgl plus half mv dash square equals to half mv square. So m will cancel. अच्छा m ही यूज कर लेंगे फिर, और क्या, कैंसिल मत करो यार. So mv dash square is going to be mv square minus 4mg. So this is equal to mv square minus 4mgl upon L. ठीक है. So the tension is mv square minus 4mgl upon L minus mg. और ये पूरा सर्कल तभी कंप्लीट कर पाएगा if tension at this position does not go negative. मतलब t इक्वल टू 0 होगा तो जस्ट क्रॉस कर जाएगा, बाल बाल बचेगा. ठीक है. और t ग्रेटर देन 0 है तो हैप्पीली क्रॉस कर जाएगा. So in any case, if you want that tension, the string should not go slack. Slack होने का सबसे ज्यादा चांस यहीं पे है. ठीक है, यहीं पे है. तो अगर यहां पे नहीं हुआ तो कहीं नहीं होगा, सबसे ऊपर नहीं हुआ तो कहीं भी नहीं होगा. ठीक है, वो प्रूव किया जा सकता है, तो उसमें जान ही रहे हम. ठीक है. सो दिस इज इक्वल टू mv स्क्वायर माइनस 4mgl is getting equal to by L is getting equal to mg, or you can say that mv square should be greater than mgl. उधर 4mgl जाएगा तो 5mgl. That means v is getting equal to, this v should be getting equal to यार 5gl. This v must be getting equal to 5gl. Okay, good. ठीक. So this is v min. This is the v min. इससे बड़ा होना चाहिए, इससे छोटा होगा तो स्लैक कर जाएगा, ऊपर करेगा उसके पहले भी कर सकता है. ठीक है. So v min which you must impart and you expect the pendulum to complete the whole circle is this velocity 5gl. ठीक है. सही है, आंसर ही मैच कर रहा है. ओके, दिस इज फेमस वन. तो इसका आंसर याद भी रखिए आप, ऑब्जेक्टिव में ना, मतलब ये हेल्प करेगा. इसका आंसर याद भी रखो आप. ठीक है. ओके, आई थिंक कितने क्वेश्चन हैं इसमें? ठीक है, ऐसे क्वेश्चन हम एंजॉय कर रहे हैं, तो फिर देख रहे हैं बस ऐसे ही. ठीक है. अच्छा, ये तो ऑब्जेक्टिव हो गया, ये सब्जेक्टिव है. ठीक है, 1 2 3 4 5 6. चलिए कोई बात, चेक करेंगे. ये क्या लिखा है? द यूनिफॉर्म चेन ऑफ लेंथ एल एंड मास m overhangs a smooth table with its 2/3 part lying on the table. Find the kinetic energy of the chain as it completely slips off the table. अभी देखो बताया था आपको, मतलब वर्क डन बाय ग्रेविटी इज इक्वल टू फॉल इन पोटेंशियल एनर्जी एंड दैट इज इक्वल टू राइज इन काइनेटिक एनर्जी. मतलब जैसे यहाँ पे एक चीज देखो, यहाँ टेबल दिया हुआ है. ठीक है, ये टेबल है. ठीक है, और इस टेबल पे चेन है. और अगर लेंथ L है तो उस केस में, अभी ये मान लो ग्राउंड है, इस पे टेबल का पैर है. ठीक, ये आपका L/3 है और ये आपका 12/3 है. So 2/3 of the chain is lying on the table and 1/3 is hanging. 2/3 जो है वो टेबल पे लाई कर रहा है, 1/3 हैंग कर रहा है. 1/3 is hanging. ठीक है, 1/3 of the chain is hanging. अब जब स्लिप करेगा तो उस केस में क्या होगा? What is the force acting on this chain? Gravity mg.
mg इज द फोर्स एक्टिंग ऑन दिस चेन, ठीक है। उसी mg की वजह से गिर रहा है ना, ग्रेविटी फ्री स्पेस में तो चेन गिरेगा भी नहीं। अगर यही चीज स्पेस में हो तो स्पेस में अगर स्पेस के अंदर ये चीज हो, ग्रेविटी फ्री स्पेस में हो, तो उस केस में चेन ऐसे ही रह जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि ग्रेविटी है यहाँ पे, मास जो L/3 का जो m इंटू जी है, मास ऑफ दिस L/3 पार्ट ऑफ द चेन इंटू जी, दैट द फोर्स एक्टिंग ऑन द होल चेन। मतलब mg जो होगा उसी हैंगिंग पार्ट का वेट होगा, लेकिन वो जो हैंगिंग पार्ट का वेट है, वो जो फोर्स होगा वो पूरे चेन पे अप्लाई होगा, तो चेन उसके वजह से स्लिप करेगा। सो हियर यू सी द ग्रेविटी एक्ट्स डाउनवर्ड, इट ऑलवेज एक्ट्स डाउनवर्ड, और जो डिस्प्लेसमेंट है वो भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। जैसे पेन को हम यहाँ से छोड़ दें, देन व्हाट आई कैन से द पेन विल मूव इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। व्हाई? बिकॉज द ग्रेविटी इज एक्टिंग, mg फोर्स इज एक्टिंग। यहाँ पे एक अर्थ जो है इस पेन पे mg फोर्स लगा रहा है, एंड अंडर द एक्शन ऑफ द ग्रेविटी, ग्रेविटी मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स, अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स द पेन अंडरगोज डिस्प्लेसमेंट। इसको छोड़ देंगे हम लोग, दिस पेन विल अंडरगो डिस्प्लेसमेंट। देखो नीचे जा रहा है, इट विल अंडरगो डिस्प्लेसमेंट, राइट। दैट मीन्स जो ग्रेविटी भी नीचे एक्ट कर रहा है, पेन का डिस्प्लेसमेंट भी नीचे हो रहा है। इसका मतलब है वर्क डन बाय ग्रेविटी इज पॉजिटिव, बिकॉज mg इज एक्टिंग इन डाउनवर्ड डायरेक्शन और डिस्प्लेसमेंट भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। सो mg और जो डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में है, सो ग्रेविटी जिस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है। इसका मतलब है वर्क डन बाय ग्रेविटी इज पॉजिटिव। अगर यही पेन ऊपर उछाल दें हम लोग, ठीक है, तो mg एक्ट्स इन डाउनवर्ड डायरेक्शन बट डिस्प्लेसमेंट is in upward direction, उस केस में work done by gravity will be negative. So if I drop this pen, work done by gravity is positive. So whatever work is being done by gravity, that will appear as the kinetic energy. आप यहाँ से ड्रॉप करेंगे तो नीचे जाते जाते इसका वेलोसिटी बढ़ जाता है। कहाँ से आया काइनेटिक एनर्जी? वो जो पोटेंशियल एनर्जी था वो कन्वर्ट हो गया है के में। ऐसे यहाँ भी होगा, द चेन इज कमिंग डाउन, राइट, so work is being done by the gravity, so जो भी work gravity करेगा, that amount of gravitational P will fall, and where it will appear? It will appear in the form of kinetic energy, क्योंकि यहाँ पे कोई dissipative forces का जिक्र किया नहीं है सवाल में। तो यहाँ पे हम लोग को अगर kinetic energy निकालना है, as it completely slips off the table, मतलब पूरा का पूरा चेन जब ये 2L/3 जीरो हो जा रहा है, उस समय kinetic energy क्या है, तो एक सिंपल तरीका ये है कि आप फॉल इन पोटेंशियल निकाल लीजिए, जैसे पानी के केस में निकाले थे, क्योंकि यहाँ पे वर्क डन बाय ग्रेविटी इज पॉजिटिव। सो व्हाटएवर वर्क इज बीइंग डन बाय ग्रेविटी दैट विल बी बाय डिंट ऑफ द ग्रेविटेशनल पी पोजेस्ड बाय द चेन। सो इन दैट प्रोसेस, as the gravity does positive work, that amount of gravitational P is going to fall, and where it is going to appear? It can appear in the form of kinetic energy. So if you want to find the kinetic energy produced, you simply calculate this work done by gravity W will be equal to the fall in potential energy, and that will be equal to the rise in Ke. So you want the rise in kinetic energy. Achha, initial K is 0, so I can say Ki is 0. So this is 0. So Kf is nothing but the kinetic energy produced in the chain is nothing but the initial potential energy minus final potential energy. ठीक है, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी माइनस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। अब इस टेबल का तो कोई हाइट वाइट दे नहीं रखा है, तो एक काम करते हैं, इसी को हम लोग रेफरेंस मान लेते हैं, तो इसको h = 0 ले लेते हैं, इसको h = 0 ले लेते हैं। तो जो 2L/3 पार्ट ऑफ द चेन है उसका पोटेंशियल एनर्जी 0 हो जाएगा, क्योंकि हमने इसी को रेफरेंस मान लिया है। ठीक है, अब जब इसको रेफरेंस माना है तो ऊपर वाला पॉजिटिव और नीचे जो मेजरमेंट होगा वो नेगेटिव। ठीक है, तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा? इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी विल बी इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी से हैंगिंग पार्ट ऑफ द चेन। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस चेन विच इज लाइंग ऑन द टेबल विल बी 0, बिकॉज हम लोगों ने इसको रेफरेंस ले लिया है। रेफरेंस लेना हमारा डिस्क्रेशन है, हम लोग रेफरेंस लेने के लिए स्वतंत्र हैं, क्योंकि हम लोग जब तक हम लोग चेंज का बात कर रहे हैं ना, जब तक हम लोग चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी या चेंज इन काइनेटिक एनर्जी का बात कर रहे हैं, तब तक हम लोग रेफरेंस अपने मन मुताबिक ले सकते हैं।
जहां पे हम लोग एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ पोटेंशियल निकालने का कोशिश करेंगे वहां पे रेफरेंस नहीं ले सकते हैं, उस केस में प्रॉब्लम है, वो हम उसमें डिस्कस करेंगे, ग्रेविटेशनल वाला चैप्टर पढ़ेंगे तब डिस्कस करेंगे, ठीक है, कि कब हम लोग mgh पोटेंशियल एनर्जी को mgh यूज कर सकते हैं और कब नहीं कर सकते हैं, ठीक है, कहाँ पे रेफरेंस अपने मन मुताबिक ले सकते हैं और कौन से केस में नहीं ले सकते हैं। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एनर्जी जब निकालना होगा तब नहीं ले पाएंगे, लेकिन जहाँ पे चेंज निकालना है वहाँ पे रेफरेंस कैंसिल आउट हो जाता है, तो कोई टेंशन नहीं है, तो हमने इसको रेफरेंस ले लिया है, ठीक। अब इतना चेन का जो हिस्सा है उसका पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, मैंने आपको बताया था कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास जहाँ भी आएगा, मतलब हाइट के लॉन्ग मास डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो उस केस में हाइट ऑफ द सेंटर ऑफ मास लेना होता है जब mgh वाला फार्मूला यूज करते हैं। तो यहाँ पे हाइट क्या हो जाएगा जी, L/3 है, तो हाइट ऑफ सेंटर ऑफ मास कितना आ जाएगा, हाइट ऑफ सेंटर ऑफ मास विल बी सिंपली, हाइट ऑफ द सेंटर ऑफ मास विल बी, ये L/3 तो L/6 हो जाएगा। सो द सेंटर ऑफ मास इज बिलो द रेफरेंस बाय वैल्यू ऑफ L/6, तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी विल बी सिंपली, मास कितना हो जाएगा, मास विल बी m/3, क्योंकि 1/3 है ना, तो मास भी 1/3 हो जाएगा, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड मान के चल रहे हैं, इंटू जी, और सेंटर ऑफ मास का हाइट क्या हो जाएगा, माइनस में आएगा ना, रेफरेंस हमने ऊपर लिया है, माइनस L/6। फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, फाइनल पोटेंशियल केस में क्या होगा सिनेरियो, ऐसे आ जाएगा, ये पूरा का पूरा जो एल है वो हैंग करेगा, ठीक है, तो मास तो पूरा हो गया जी, और सेंटर ऑफ मास का डेप्थ क्या हो जाएगा L/2, माइनस लेंगे क्योंकि रेफरेंस हमने इसको लिया तो उसके नीचे के सारे हाइट को नेगेटिव लेंगे हम लोग, ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा तुम्हारा माइनस mg L/18 और प्लस mg L/2, ठीक है, ठीक, तो mgl 1/2 माइनस 1/18 कितना हो जाएगा, mgl 9 में से 1 गया 8, 8/18, 9/18 माइनस 1/18, 8/18, ठीक है, सो दिस विल बी 2 चौके 8, 2 9 4/9 mgl, 4/9 mgl, क्लियर है, ठीक है, सही है, ठीक है, तो कॉन्सेप्ट थोड़ा लगाते रहना है तो क्लियर रहेगा थोड़ा। ये क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, ए ब्लॉक ऑफ मास इज पुश्ड अगेंस्ट ए स्प्रिंग कांस्टेंट K फिक्स्ड एट वन एंड ऑफ द वॉल, ये ब्लॉक को हमने पुश कर रखा है, एक ही ब्लॉक है, मतलब 2 पोजीशन दिखा रखा है, इसको हमने पुश कर रखा है L0/2 डिस्टेंस, मतलब जो स्ट्रिंग में जो स्प्रिंग है उसके अंदर कंप्रेशन जो होगा वो L0/2 होगा, मतलब L लेंथ का स्प्रिंग है और उसको L0/2 से कंप्रेस कर दिया है हमने। द नेचुरल लेंथ ऑफ द स्प्रिंग इज L0 एंड इट इज कंप्रेस्ड टू हाफ इट्स नेचुरल लेंथ व्हेन ब्लॉक इज रिलीज्ड, L0/2 इसको कंप्रेस करके और ये ब्लॉक को हमने रिलीज कर दिया, वी हैव रिलीज द ब्लॉक, मान लो मास इज m, मास m दिया हुआ है इनफैक्ट, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द ब्लॉक एज अ फंक्शन ऑफ डिस्टेंस, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक एज अ फंक्शन ऑफ डिस्टेंस। देखो एक चीज समझो, इफ this x is L0/2 more than L0/2, sorry, if x becomes more than L0, क्योंकि ये देखो स्प्रिंग के साथ ना अटैच नहीं है, स्प्रिंग मतलब यहाँ पे कोई नॉट नहीं है, यहाँ पे कोई मतलब अटैचमेंट नहीं है, मतलब यहाँ से हम लोग बस पुश कर दिए हैं,
तो जब तक ये L तक रहेगा तब तक कांटेक्ट में रहेगा। जब तक ये L डिस्टेंस तक स्प्रिंग जब अपने नेचुरल लेंथ पे आएगा, तो जब तक ये x L तक पहुंचेगा तब तक तो ये कांटेक्ट में रहेगा। एक बार स्प्रिंग अपने नेचुरल लेंथ पे आ गया, फिर वो एक्सटेंशन नहीं होगा। एक्सटेंशन इसलिए नहीं हुआ क्योंकि अटैचमेंट नहीं है, मतलब कोई ऐसा अटैच नहीं है, ब्लॉक जो है स्प्रिंग के साथ डिटैच हो जाएगा। When x is more than L, the block will get detached from the spring. Get, क्योंकि स्प्रिंग तो उससे आगे नहीं जाएगा ना, क्योंकि कोई नॉट नहीं है दोनों के बीच में, कोई मतलब बॉन्ड नहीं है यहाँ पे, कोई भी मतलब वैसा जुड़ा हुआ नहीं है, तो नेचुरल लेंथ तक जाएगा और ये आगे बढ़ जाएगा, तो वेलोसिटी इनर्शिया की वजह से तो जाता ही जाएगा ना। ठीक है, तो चूंकि कोई ऐसा बाउंडेशन नहीं है, दो बाउंडेड, एक दूसरे से जुड़ा हुआ नहीं है ब्लॉक और स्प्रिंग, इसलिए वो एक्सटेंशन वाला पार्ट नहीं हो पाएगा, डिटैच फ्रॉम द स्प्रिंग, and in that case all the spring energy will get converted into the kinetic energy of the block. So V will be equal to K by M under root X, मतलब L. In fact जो X जो था, एक्सटेंशन कितना था, जो स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी जो था L नॉट by 2 डिस्टेंस by X was equal to what? X was equal to L नॉट by 2, है ना। X is, ये जितना भी स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी है उस सारा का सारा K में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, एक दूसरा केस बनेगा व्हेन x is less than L naught, when x is less than equal to L naught, उस केस में जो स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी शुरू में था दैट वाज इक्वल टू K, ठीक, ये इनिशियल स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी है। अब ये जब नेचुरल लेंथ पे आएगा तो अपना स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी लूज करेगा, और जितना लूज करेगा वो सब K में कन्वर्ट कर जाएगा, ये इनिशियली T इक्वल टू 0 हो गया। और ये जब x डिस्टेंस पे आएगा तो ये स्प्रिंग आपका, अब स्प्रिंग के अंदर कंप्रेशन कितना हो जाएगा, L नॉट माइनस एक्स, तो स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी विल बी, और जो बाकी बचेगा वो K में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक, मतलब ये इनिशियली काइनेटिक एनर्जी तो है नहीं, इनिशियली व्हेन द ब्लॉक वाज हियर इट वाज ओनली स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी, व्हेन ब्लॉक गोज टू x डिस्टेंस the compression in the spring is L naught minus x, because x is less than L naught, x जो अभी भी x जो है वो नेचुरल लेंथ से कम है, मतलब स्प्रिंग अभी भी कंप्रेस है, तो कुछ स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी बच रहेगा, और जो जितना और कुछ K भी आ जाएगा तब तक। ठीक है, जो स्प्रिंग जब अपने नेचुरल लेंथ पे आएगा तो उसका स्प्रिंग पोटेंशियल घटेगा, और जितना घटेगा वो K में कन्वर्ट हो जाएगा। तो एनर्जी कंजर्वेशन ऐसे लगा लेंगे हम लोग, तो वेलोसिटी निकाल लो यार, क्या आ जाएगा, वेलोसिटी विल बी K by M अंडर रूट L नॉट by 2 का होल स्क्वायर माइनस ये आ जाएगा। ठीक है जी, थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर सकते हो इसको, रूट K by M, A प्लस बी A माइनस बी करोगे तो क्या आ जाएगा, A प्लस बी करोगे ये आ जाएगा, और A माइनस बी करोगे x, ये आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया फॉर x लेस देन इक्वल टू L नॉट, x मोर देन इक्वल टू L नॉट के लिए तो ये आ जाएगा, और x इक्वल टू L नॉट पे दोनों आई थिंक सेम आंसर देगा आपको। ठीक है, ठीक, गुड।
एक्स इक्वल एल नॉट बाई 2 पुट करोगे तो ये और ये सेम आंसर देगा आपको, ठीक है। समझ में आ रहा है ये चीज? क्लियर है? मतलब when x is less than equal to L naught, velocity is a function of x. When spring comes to its natural length, the velocity will remain constant at this value. Velocity will remain constant at this value. All the spring potential energy will get converted into kinetic energy. जितना भी spring potential energy है वो kinetic energy में convert कर जाएगा, ठीक है। ओके, ये क्वेश्चन देखो। A particle is placed at a point A of the frictionless track A, B, C as shown in figure. It is pushed slightly towards right. Find its speed when it reaches point B. अच्छा, हाँ ठीक है। तो हम लोग इसमें एनर्जी कंजर्वेशन लगा लो। कोई डेसिपेटिव फोर्स नहीं है, जो ए पे मैकेनिकल एनर्जी होगा वही मैकेनिकल एनर्जी बी पे होगा। जो मैकेनिकल एनर्जी ए पे होगा, सी क्यों दिया है जी? आगे क्वेश्चन इसी को रेफर कर रहा है क्या? नहीं, ठीक है। ए पे मैकेनिकल एनर्जी वाज ओनली पोटेंशियल एनर्जी, इसको रेफरेंस ले लेते हैं हम लोग। लेट्स टेक दिस एज अ रेफरेंस, H equal to 0, ठीक है। सो मैकेनिकल एनर्जी हियर वाज, यहाँ पे मैकेनिकल एनर्जी इस पॉइंट पे क्या हो जाएगा? मैकेनिकल एनर्जी इज mg मास, अच्छा कोई नहीं, मास नहीं दे रखा, कोई बात नहीं, इसको हम लोग h ले लो, ये h/2 हो गया mgh, दैट वाज एट a। b पे एनर्जी क्या बन जाएगा? b पे एनर्जी जो होगा mgh/2 हो गया ना। अगर 1 मीटर को h लेते हैं, अब कुछ काइनेटिक एनर्जी भी में कन्वर्ट कर गया, जैसे पोटेंशियल घटा तो घट के फिर कहाँ गया? एनर्जी कहीं ना कहीं जाएगा ना, एनर्जी कहीं ना कहीं तो अपीयर होगा। तो mgh/2 हो गया और काइनेटिक एनर्जी मान लो v है। अब कोई डेसिपेशन इन्वॉल्व नहीं है, सो एनर्जी एट ए इक्वल्स टू एनर्जी एट बी। एनर्जी कंजर्वेशन लॉज लगा लेंगे। हाफ एम वी इसका वेलोसिटी पूछा है ना, एम कट गया, तो ये आ जाएगा इधर, तो gh/2 हो जाएगा। So velocity is √gh, or you can say h is 1, so √g, and g is 10, so it is √10, 3.16 हो जाएगा। 3.16 √10 जो होता है 3.16 होता है, ठीक है। √10 में ही दे रखा है, कोई बात नहीं, ठीक है। ठीक है, ये समझ में आ रहा है? सिंपल क्वेश्चन है, लास्ट का क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट होना चाहिए, बस सिंपल है। तो क्या लिख रखा है? Figure show a smooth curved track terminating in a smooth horizontal part. A spring constant 400 Newton meter is attached at one end of the wedge. अच्छा, fixed rigidly with the horizontal part. Mass is released from rest at a height of 4.9 meter on the curved track. Find the maximum compression. बहुत इजी क्वेश्चन दे रखा है भाई। देखो ये H ले लो, जब यहाँ आएगा इसको जब हिट करेगा तो इसका काइनेटिक एनर्जी क्या होगा? टू ऑल द पोटेंशियल एनर्जी विल गेट कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी। फिर क्या करेगा? यहाँ हमारा वेलोसिटी v आ गया है, तो ये कंप्रेस करेगा, तो जो काइनेटिक एनर्जी है वो फाइनली स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। कंप्रेशन होगा तो जो काइनेटिक एनर्जी है स्प्रिंग पोटेंशियल में कन्वर्ट कर जाएगा। मतलब पोटेंशियल एनर्जी गेटिंग कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी, एंड काइनेटिक एनर्जी फाइनली गेटिंग कन्वर्टेड इनटू spring potential energy. So I can say the energy over here initially is how much? mgh, and finally it is getting converted into a spring potential energy. So mgh must be equal to मैक्सिमम कंप्रेशन कब होगा? जब पूरा का पूरा Ke जो है कन्वर्ट हो जाएगा स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी में। सो x विल बी व्हाट? x विल बी 2 mgh/K, यही मैक्सिमम कंप्रेशन हो जाएगा। जब पूरा का पूरा काइनेटिक एनर्जी आपका स्प्रिंग पोटेंशियल में कन्वर्ट कर जाएगा
मैक्सिमम कंप्रेशन होगा, मैक्सिमम कंप्रेशन होगा। ठीक है, ठीक है, ऐसा वैल्यू पुट कर दो, वैल्यू पुट करके आंसर आ जाएगा तुम्हारा। मास आपका 40 ग्राम है तो 0.04 हो गया। जी आप ले लो 9.8, 4.9 ये हो गया ऑन के इज 400 न्यूटन। ठीक है, सिंपल है, वेरी सिंपल। ओके, आंसर ही मैच कर रहा है। तो 4,000 4.9, 4.9/100, ठीक है, मीटर, 4.9/100 मीटर। ठीक है, और 2 भी है ना, 9.8, 9.8 सेंटीमीटर। ठीक है, ठीक है, ठीक है, आंसर हम लोग का ठीक है। ठीक है, नहीं क्लियर है ये। ये देखो क्वेश्चन, फिगर शोज ए लूप, द लूप ट्रैक ऑफ रेडियस आर, ये लूप है यहाँ ऐसे आर रेडियस का, ऐसे जा रहा है यहाँ, ठीक। ए कार स्टार्ट फ्रॉम ए प्लेटफॉर्म एट अ हाइट h above the top of the loop and goes around the loop without falling off the track. Find the minimum value of h for successful looping. सकलों मुझे पढ़े हम लोग। कार मान लो यहाँ पे जाता है तो इस जगह पे कार पे कौन कौन सा फोर्स लग रहा है बताओ। एक तो फोर्स लग गया mg, और सपोज करो वेलोसिटी इसका जो है मान लो v है, यहाँ पे v वेलोसिटी, ठीक। तो इसके अंदर चूंकि सर्कुलर से एग्जीक्यूट कर रहा है तो एक एक्सेलरेशन हो जाएगा इसमें v²/r, ठीक है। तो mg एक तरह से सेंटीपिटल फोर्स हो गया, एंड दैट सेंटीपिटल फोर्स इज गिविंग राइज टू, दैट सेंटीपिटल फोर्स गिव राइज टू द सेंटीपिटल एक्सेलरेशन v²/r, ठीक है। अब वेलोसिटी क्या होगा, व्हाट विल बी वेलोसिटी, एनर्जी कंजर्वेशन लगा लो आप, एनर्जी कंजर्वेशन लगा लो। मान लो ये h = 0 है तो यहाँ पे सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी है, व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी, mgh, ठीक है। ये रेफरेंस ले लिया, यहाँ पे h = 0 है मतलब पोटेंशियल एनर्जी 0, तो हाइट h पे द पोटेंशियल mgh, काइनेटिक एनर्जी 0। यहाँ पे क्या है, पोटेंशियल एनर्जी 0 है और काइनेटिक एनर्जी ½ mv² है। तो एनर्जी ओवर हियर, एनर्जी ओवर हियर विल बी सेम, क्योंकि कोई डेसिपेटिव फोर्स इन्वॉल्व नहीं है इस पूरे जर्नी में। तो यहाँ पे जो पोटेंशियल एनर्जी है वो पूरा का पूरा यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट कर गया है। So that means your mv² is going to be 2 mgh, right? ये काटो मत इसको, गायब हो गया सब यार, चलो कोई बात नहीं, फिर से लिख देते हैं। ये mg, हाँ ये mgh जो है यही आपका यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट कर गया है। So mv² is 2 mgh, ठीक। अच्छा एक और फोर्स लग रहा था, हम भूल गए थे बताना। एक तो आपका mg लग रहा है और एक नॉर्मल रिएक्शन में लग रहा है, और एक्सेलरेशन जो है v² हो रहा है। तो इक्वेशन थोड़ा सा एडिट करो, ठीक है। एक mg लग रहा है, एक नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है। तो कार पूरा राउंड कंप्लीट तभी करेगा जब n कहीं 0 ना हो, ठीक है। n should always remain greater than equal to 0, only then car can complete the loop। n 0 हो जाने के अंदर डिटैच हो गया है, ठीक है। सो n is what, n is mv²/r minus mg, in order to complete the loop n everywhere has to be greater than equal to 0। मतलब यहाँ पे तो अगर ये क्रॉस कर गया तो बाकी पॉइंट क्रॉस कर ही जाएगा, तो n यहाँ पे greater than equal to 0 होना चाहिए। मतलब mv² जो है that should be greater than equal to mgr, and mv² is what, mv² is 2 mgh,
mg will cancel out. So h has to be greater than equal to r/2. h जो है r/2 से बड़ा या बराबर रहेगा तो जस्ट पास कर जाएगा, और बड़ा रहेगा तो आराम से क्रॉस करेगा इस पॉइंट को। ठीक है, जब r/2 होगा तो n विल जस्ट बिकम 0 एट वन इंस्टेंट, कोई दिक्कत नहीं है, जस्ट पास कर जाएगा। लेकिन अगर r/2 से छोटा हुआ देन दैट के पोटेंशियल एनर्जी जो काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट कर रहा है वो काइनेटिक एनर्जी इतना इनफ नहीं होगा कि नॉर्मल रिएक्शन यहाँ पॉजिटिव रह पाए। ठीक है, उस केस में कहीं पहले ही ये डिटैच कर जाएगा रोड से, मतलब लूप छोड़ देगा, मतलब करने को मतलब ये लूप, इट विल लीव द लूप बिफोर, राइट। इजी क्वेश्चन लास्ट में, नहीं शुरू वाला ही कॉन्सेप्चुअल बल्कि था। ठीक है, ये देखो कैसा है, a heavy particle is suspended by a string of length L, the particle is given a horizontal velocity v0। अच्छा, यहां वेलोसिटी तुमने v0 दे दिया है, हैं? The string becomes slack at some angle, अच्छा थीटा एंगल पे स्लैक हो रहा है, and the particle proceeds on a parabola, प्रोजेक्टाइल हो जाएगा। जब स्लैक हो जाएगा तो टेंशन बिकम 0। ठीक है, फिर ये प्रोजेक्टाइल मोशन में ट्रेवल कर जाएगा, मतलब ये जो तुम्हारा जो भी वेलोसिटी यहाँ पे रहा होगा, ठीक है, ये परपेंडिकुलर है तो यहाँ से प्रोजेक्टाइल मोशन हो जाएगा। ठीक है, तो थीटा पहले निकाल लो, कहाँ पे स्लैक हो रहा है, कहाँ पे स्लैक हो रहा है, कहाँ पे स्लैक हो रहा है वो निकाल लो पहले। ठीक है, किस जगह पे स्लैक हो रहा है, यहाँ पे क्या होगा, मतलब जो आपका इन जनरल अगर मान लो ये अल्फा ले, इफ आई टेक इट एज अल्फा, then what will be the equation क्या बनेगा भाई, you have mg, right, and then you have a tension T। तो यहाँ पे जो फोर्सेस क्या क्या लगेंगे, एक तो mg हो गया, एक टेंशन T हो गया, ये अल्फा है तो ये भी अल्फा हो जाएगा। मतलब मान लो अल्फा एंगल पे निकाल रहे हैं, फिर अल्फा इक्वल टू थीटा करके टी इक्वल टू 0 कर देंगे। ठीक है, तो इस पे क्या क्या फोर्स लगा बताओ, रेडियली इनवर्ड डायरेक्शन में क्या फोर्स लग रहा है, टेंशन टी। रेडियली इनवर्ड डायरेक्शन में एक तो फोर्स लग रहा है टेंशन टी प्लस mg cos अल्फा, and that should be equal to so net centripetal force, and that should be equal to mv square by l, mv square by l। ठीक है, अब ये टेंशन T जो है T goes to 0 at alpha equal to theta, T becomes 0 at alpha equals to theta, T becomes 0 at alpha equals to theta। नहीं, स्लैक तभी होगा ना जी, स्लैक, ये तो नेट सेंटीमीटर फोर्स निकाल लिया हमने, मान लो एंगल अल्फा है, एंगल अल्फा टेंशन टी एक रेडियली इनवर्ड लग रहा है, एक mg cos अल्फा लग रहा है, एक mg cos अल्फा लगा, तो T प्लस mg cos अल्फा इज सेंटीमीटर फोर्स एंड दैट विल बी इक्वल टू मास इनटू सेंटीमीटर एक्सेलरेशन इफ सपोज v इज द वेलोसिटी। ठीक है, सो T becomes 0 at अल्फा इक्वल टू थीटा, क्वेश्चन में दिया हुआ है, दैट मींस mg cos थीटा शुड बी इक्वल टू mv स्क्वायर बाय l। अब वेलोसिटी निकाल लो, यहाँ पे वेलोसिटी क्या होगा देखो, यहाँ पे अगर ये रेफरेंस ले लेते हैं हम लोग, रेफरेंस फॉर h इज 0 अज्यूम कर ले, तो यहाँ पे एनर्जी क्या है, यहाँ पे मैकेनिकल एनर्जी इज सिंपली हाफ mv0 स्क्वायर, और इस पोजीशन पे एनर्जी क्या हो जाएगा, पोटेंशियल गेन करेगा, के लूज करेगा, सो यू हैव mg l प्लस हाइट क्या हो जाएगा यहाँ से, ये तो L हो गया, ये हो गया L, ये कितना हो जाएगा L cos थीटा, L प्लस L cos थीटा। ठीक है, अब ये एनर्जी और ये एनर्जी बराबर हो जाएगा ना, सो दैट इज इक्वल टू, अच्छा और भी है ना, यहाँ पे कुछ काइनेटिक एनर्जी भी तो है अभी, मतलब यहाँ पे सिर्फ पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी है, काइनेटिक कुछ पोटेंशियल में कन्वर्ट किया और रेस्ट जो है काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में रहेगा। सो टोटल एनर्जी ओवर हियर एंड टोटल एनर्जी ओवर हियर मस्ट बी इक्वल, दैट मींस हाफ mv0 स्क्वायर इक्वल्स टू
mgl 1 प्लस कॉस थीटा प्लस हाफ एम वी स्क्वायर। और यहां से क्या आ रहा है जी, एम वी स्क्वायर इज एम जी एल कॉस थीटा। ये पुट कर दो यहाँ पे वैल्यू, एम जी एल 1 प्लस कॉस थीटा प्लस एम जी कॉस थीटा। ये हो जाएगा एम एम कट गया सारा जगह, तो ये हो जाएगा वी नॉट स्क्वेयर 2gl 1 प्लस कॉस थीटा प्लस gl कॉस थीटा। यानी जो कॉस थीटा वैल्यू आ रहा है तुम्हारा, ठीक है ना, सो दिस इज 2gl प्लस 3gl cos theta, यानी cos theta is v naught square minus 2gl by 3gl। ये थीटा का वैल्यू आ गया भाई तुम्हारा, ये थीटा का वैल्यू आ गया। हाँ, अब क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि ये सेंटर से पास कर रहा है, ये तो समझ में आ रहा है ना, तो क्लियर है, ठीक है। अब बोल रहा है कि ये पैराबोला, टेंशन जीरो हो गया यहाँ पे, तो ये अब प्रोजेक्टाइल मोशन में चला जाएगा, ठीक है, प्रोजेक्टाइल मोशन में चला जाएगा। तो मान लो आफ्टर टाइम टी ये सेंटर से पास करता है, सपोज करो आफ्टर टाइम टी ये सेंटर से पास करता है, इसको मिटाओ सब। सपोज करो आफ्टर टाइम टी ये सेंटर से पास करता है, तो इसका प्रोजेक्टाइल मोशन है, तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी क्या बन जाएगा, थीटा है, ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा, ये थीटा हो जाएगा। तो सपोज द पार्टिकल crosses O after time t when the string becomes slack, मतलब t टाइम आफ्टर स्ट्रिंग becomes slack, स्ट्रिंग जो स्लैक हो रहा है उसके t टाइम बाद पास करता है, तो इस t टाइम में कितना हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, v cos theta t must be equal to what is this distance, tell me, l, ये भी रात में सब हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रेवल क्या हो जाएगा, ये डिस्टेंस, ये एल है, एल साइन थीटा, ठीक है। सो दैट टी बिकम्स इक्वल टू व्हाट, एल बाई वी tan थीटा, ठीक। अब ड्यूरिंग दिस टाइम द वर्टिकल डिस्टेंस ट्रेवल्ड वुड बी व्हाट, वर्टिकल डिस्टेंस ट्रेवल्ड वुड बी, ये हमारा पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन है, तो उससे नीचे जा रहा है ना, तो नीचे जाएगा तो ऊपर वाले का तो पॉजिटिव लेंगे, वर्टिकल डिस्टेंस ट्रेवल्ड क्या हो जाएगा, नेगेटिव में आ जाएगा, एल कॉस थीटा माइनस एल कॉस थीटा, एंड दैट शुड बी इक्वल टू v sin theta was the initial vertical velocity into time t minus 1/2 gt स्क्वायर, प्रोजेक्टाइल मोशन का फॉर्मूला लगा रहा है। अब टाइम t का वैल्यू सब पुट कर दो, आ जाएगा आंसर तुम्हारा l cos थीटा, v sin थीटा, और t क्या है, हाँ? एक सेकंड, वेलोसिटी हम लोग निकाले हैं ना, वेलोसिटी यहाँ का, या ये v, ये वाला वेलोसिटी है, ये वेलोसिटी कितना था, एम जी एल कॉस थीटा, ये आ रहा था उससे ना, एम जी कॉस थीटा वॉज इक्वल टू एम वी स्क्वायर, यहाँ से आ रहा था, ठीक है, ठीक है, ठीक है। वी साइन थीटा, टी का वैल्यू पुट कर दो, एल बाई वी tan थीटा 1/2 जी एल स्क्वायर बाई वी स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा। अब v का वैल्यू पुट करो पहले भाई, so this becomes
minus L cos theta, and this will be what? V will cancel out. So you have L sin square theta by cos theta minus 1 by 2 G L square. What is V square? V square is GL cos theta. V square is GL cos theta. यहाँ से, ठीक है, इस इक्वेशन से you have GL cos theta and tan square theta. Tan square theta. Yeah. So G will cancel out. This will cancel out. एक L भी cancel हो गया. Sorry, ये cancel हो गया. तो यहाँ से आ गया cos theta दोनों तरफ ले लो, तो ये आ जाएगा cos square theta minus sin equals to sin square theta minus L कट जाएगा 1 by 2 tan square theta. So sin square plus cos square theta is 1. So say plus minus plus. So you have tan square theta equals to 2. ये इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा ना, 1 हो जाएगा. tan square theta is 2. क्या निकालने बोला है भाई? V naught निकालने बोला है. तो tan theta is root 2. So cos theta is how much? 1 by yes, 1 by root 3. So this will be 1 by root 3. Or you can have here root 3, this will cover root 3. So this will be root 3 plus 2GL, or V naught is going to be simply under root. नहीं, मेरे ख्याल सही होना चाहिए. गिर गया टैब. ठीक है, बढ़िया. ठीक है, ये ठीक क्वेश्चन था, मैथमेटिकल था बस. ठीक क्या था, मतलब ठीक ही था. ठीक है ना? ओके, सो दैट्स ऑल. आई थिंक नेक्स्ट इज ऑब्जेक्टिव. So we have done solid example of your work power energy conservation laws. ठीक है, अब इसका ऑब्जेक्टिव 1 ऑब्जेक्टिव 2 करेंगे और फिर हम लोग वो करेंगे, एक्सरसाइजेस करेंगे. एक्सरसाइज में ज़्यादा क्वेश्चन है, 64 क्वेश्चन है. ऑब्जेक्टिव 1 तो 10-10 क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव 2 भी 10 क्वेश्चन होगा. 64 क्वेश्चन एक्सरसाइज में है, तो 6-7 मतलब सेट बन जाएगा उसका. ठीक है, ओके. सो टिल देन, थैंक यू वेरी मच एंड हैव ए गुड डे.